जय भोले की बच्चों। कैसे आना हुआ? फर्स्ट फ्लैट का पूरा रिवीजन करना चाहते हो सबसे कम टाइम में? तो यार शुरू करते हैं इस बुक के पहले चैप्टर से। हम सारे चैप्टर कवर करने वाले हैं, हर चैप्टर की समरी, थीम, लर्निंग तीनों चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो पहला चैप्टर क्या है अपना, अ लेटर टू गॉड। इसमें हम बात करेंगे एक लेंचो नाम के फार्मर के बारे में, जो कि पूरी वैली में अकेले रहता है भाई। और वो बंदा बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, उसके साथ साथ वो गॉड में बहुत कर्रे तरीके से विश्वास रखता है, यानी गॉड के आगे उसे कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। अब देखो कहानी क्या है कि भाई एक साल लेंचो क्रॉप लगाता है कॉर्न की। अब उसकी जो क्रॉप थी वो हार्वेस्ट होने को थी, बस उसे एक रेनफॉल चाहिए थी जिससे और बढ़िया हो जाए क्रॉप। तो भाई वो भगवान से प्रार्थना करता है। जब फिर वो खेतों में काम करके अंदर घर में खाना खाने जाता है तो कुछ देर बाद रेनफॉल हो भी जाती है। तो फिर वो कहता है ये जो बारिश है, ये पता है इसकी बूंदें नहीं है, ये बारिश की बूंदें, ये बल्कि सिक्के बरस रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि भाई जितनी अच्छी बारिश होगी उतनी अच्छी क्रॉप होगी, और क्रॉप होगी तो उतने अच्छे उसे मनी मिलेगी, इसलिए उन्हें सिक्के कहता है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, बारिश के संग संग ओले आना भी शुरू हो जाते हैं। अब ओले आते हैं भाई कुछ देर तक तो ठीक है, पर ओले लगातार 1 घंटे के लिए बरसते हैं। उस समय हेल स्टॉर्म आ चुका होता है। तो भाई क्या होता है, पूरी फसल उससे बर्बाद हो जाती है, खराब हो जाती है। लेंचो बिल्कुल दुखी हो जाता है। वो कहता है अगर इससे बढ़िया तो टिड्डियों के दल का भी हमला मेरे क्रॉप पर हो गया होता तो भी कुछ तो बचता, लेकिन इस बारिश ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा भाई। फिर वो क्या कहता है, उसका परिवार पूरा दुखी होता है उनसे कि कोई भी भूख से नहीं मरता, गॉड हमारी मदद करेंगे, क्योंकि वो गॉड में बहुत ज्यादा भरोसा रखता था। अब भाई वो सोचता है, वो कहता है सबसे कि गॉड ना हमारी अंतरात्मा में भी देख सकते हैं कि हमारे मन में क्या है। इसलिए फिर वो आने वाले संडे पे एक लेटर लिखता है गॉड को लेटर लिखता है कि आप मुझे 100 पेसोस भेज दो, मुझे उनकी जरूरत है, मैं अपने परिवार का गुजारा करूंगा और उससे नई क्रॉप लगाऊंगा। इतना लेटर वो पोस्ट ऑफिस में डाल आता है जाके। अब सोचो कोई गॉड पैसे भेजेंगे क्या, लेकिन जब भी वो कराता है, जब पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर उस लेटर पे देखता है कि कहाँ जाना है, टू गॉड, वो कहता है यहाँ कैसे लेटर पहुंचा है। तो फिर वो लेटर खोल के देखता है, तब उसे पूरी कथा पता चलती है। फिर वो पोस्ट मास्टर को लेटर दिखाता है, पोस्ट मास्टर देख के हंसता है, लेकिन फिर वो सीरियस हो जाता है और फिर कहता है काश इस इंसान जैसी जो भगवान ने विश्वास है वो मुझ में भी होता, लेकिन मैं इसकी विश्वास को हिलने नहीं दूंगा भगवान में, मैं इसकी मदद करूंगा, ठीक है। जब वो आगे लेटर पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि यार इससे तो पैसे चाहिए। तो फिर वो सोचता है कि हम सब मिलकर अपनी सैलरी में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे और इसकी मदद करेंगे। पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज थे सब कंट्रीब्यूट करते हैं और टोटल मिला के उसने 100 पेसोस मांगे थे, वो 70 पेसोस जमा कर पाते हैं। तो फिर वो एक लेटर गॉड की तरफ से लिख के लेंचो को 70 पेसोस उसमें डाल के वापस से पोस्ट ऑफिस में रखवा देता है। फिर जब लेंचो अगले संडे को लेटर लेने आता है जो रिप्लाई आया है, तो उसमें वो पैसे देखता है, उसे देख के कोई भी हैप्पीनेस नहीं होती। उसे तो पता ही था कि आना ही है, क्योंकि गॉड पे अटूट भरोसा जो था भाई बच्चे का। वो देख लेता है, उसे देखता है फिर, लेकिन उसे गुस्सा आती है किस बात पे कि मैंने 100 पैसे मांगे थे, ये गॉड ने 70 पैसे भी कैसे भेजे। लेकिन वो ये भी जानता है कि गॉड कभी गलती नहीं करेंगे, गॉड तो अगर 100 कही है तो 100 ही भेजेंगे। तो फिर वो गॉड को उसी समय दोबारा लेटर लिखता है वहां पे टू गॉड करके, और क्या लिखता है उसमें कि गॉड मैंने आपसे 100 मांगे थे, आपने 70 दिए हैं, मैं जानता हूँ आपकी तो कमी नहीं है, लेकिन ये मुझे भरोसा नहीं है इन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज पे, इसलिए आगे से मुझे पैसे इनके थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये सब क्या है, ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब धोखा देने वाले लोग हैं या मक्कार हैं ये। तो देखो अब यहाँ पर लेंचो ने उनकी अच्छाई को एक बुरे वे में ले लिया, उनकी तारीफ करने की बजाय उनकी बुराई और कर दी। अब यहाँ पे हमें चैप्टर में थीम क्या देखने को मिलती है? थीम है बेटा एक इंसान का अटूट विश्वास भगवान में कैसा होता है। उसके अलावा और दूसरी थीम ये है कि कभी कभी आपकी अच्छाई को भी किसी कोई नहीं पहचानता है। बाकी स्टोरी से हमें मैसेज ये मिलता है कि भाई इंसानों को भगवान के साथ साथ दूसरे लोगों पर भी भरोसा करना सीखना चाहिए। अगर लर्निंग की बात करें तो यार लर्निंग यही है कि भगवान में फेथ रखो, अच्छा है, लेकिन विश्वास रखो, अंधविश्वास मत रखो, क्योंकि बेटा उसका कोई हमारा गलत फायदा भी उठा सकता है। जैसे आपने देखा होगा लोग अंधविश्वास के चक्कर में किसी को कुछ दे आएंगे, किसी को कितने पैसे दे आएंगे, वो कह देगा मैं आपका ये काम करवा दूंगा भगवान से अर्जी लगवा कर, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इसलिए अंधविश्वास नहीं, विश्वास होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलते अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो शुरू करें यार अपना सेकंड चैप्टर, जो कि है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें हम बात करने वाले हैं नेल्सन मंडेला जी के बारे में, जो कि साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ब्लैक मैंने क्यों दो डाल के कहा, क्योंकि साउथ अफ्रीका में एक बहुत बड़ा सिस्टम चल रहा था भाई, व्हाइट और ब्लैक्स के डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, उसे कहते हैं अपार्थाइड। उसी सिस्टम के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने वहाँ पर लड़ाई करी और जीती भी, और फिर वहाँ पर इन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की भी इंस्टॉलेशन करी। तो ये जो पूरी बायोग्राफी है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसका एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट हमारे सामने है जिसको पढ़ना है हमें। इसमें नेल्सन मंडेला में उस दिन की बात बताएंगे जिस दिन वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंस्टॉल होती है। तो कहते हैं मैं नेल्सन मंडेला हूँ कि 10 मई 1994 का दिन बहुत ही साफ निकला है एकदम सूरज, और आज भाई मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज के लोग आए हुए हैं, ठीक है। और जितने भी आज फंक्शन हो रहे हैं वो हो रहे हैं सैंडस्टोन के एम्फी थिएटर में, जो कि प्रेटोरिया में है और यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा बनवाया गया है। आज से पहले यहाँ पर सिर्फ वाइट लोग ही अलाउ थे, पर आज भाई सब कलर के लोग आए हैं। फिर वो कहते हैं कि अभी मेरे साथ मेरी बेटी भी हैं, और अब जो मेरे डिप्टी प्रेसिडेंट है वो अपनी शपथ ले चुके हैं, अब मैं शपथ लेने जा रहा हूँ। फिर वो शपथ लेते हैं और कहते हैं
कि आज हम लोग चमक डालने आए हैं अपनी नई नई आज़ादी के ऊपर जो हमने अभी पाई है। बाकी हम लोगों जिनको सब बाहर वाला समझते थे, बाहर वाला क्यों, क्योंकि हमारी कंट्री में इतना बुरा सिस्टम था इतने सालों से, तो आज उन्हीं लोगों के यहाँ इतनी सारी कंट्रीज के लोग आए हैं। मैं देखकर बहुत खुश हूँ, सभी का मैं थैंक यू करना चाहूँगा। और फिर अपने देश के लोगों से कहते हैं कि आज के बाद हम भरोसा दिलाएंगे कभी भी हमारी कंट्री में किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, गरीबी से कोई नहीं परेशान होगा और कोई भी भुखमरी से नहीं मरेगा। बाकी कहते हैं कि अफ्रीका में आज जितना भाई सूरज चमकदार निकला उतना कभी का नहीं होगा, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे। उसके बाद वहाँ पर जेट्स का प्रेजेंटेशन जाता है, ऑफिसर्स को सम्मानित किया जाता है। कहते हैं कि इन्हीं ऑफिसर ने कुछ साल पहले मुझे अरेस्ट भी किया था पर आज मैंने सम्मानित कर रहा हूँ। फिर वो कहते हैं आज मैं हिस्ट्री को देख रहा हूँ तो बहुत मैं खुश हूँ क्योंकि आज हमने उस सिस्टम को खत्म कर दिया है और एक इंसानों वाला जीवन हम साउथ अफ्रीका में लाने वाले हैं, वरना हमारी जिंदगी तो जानवरों से भी बदतर थी। अब वो कहते हैं कि भाई आज मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सभी लोगों को जो मेरे से पहले इस स्वतंत्रता के ट्रैक पर आए, चले और बेचारे मर गए। आज मैं उन्हें थैंक यू तो नहीं कर सकता पर मैं बस उन सभी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और कहते हैं कि अपना अपार्थिव के सिस्टम ने कुछ अच्छा दिया हो या ना, पर इसने भाई एक चीज़ बहुत अच्छी थी, ओलिवर तंबूज, यूसुफ ददूस जैसे लोग दिए हैं जो लोगों में इतनी ज़्यादा समझदारी थी, हिम्मत थी, क्योंकि इन लोगों को बनाने के लिए हमें उस टाइप का टॉर्चर चाहिए होता है जो हम भाई नहीं ला सकते। उस टॉर्चर से, उस सेक्रीफाइसेस से ऐसे लोग हमें मिलते हैं, ठीक है। और फिर कहते हैं भाई मैंने अपने साथियों से ही सीखा है कि करेज का मतलब क्या होता है। करेज का मतलब एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता है, करेज का मतलब तो विक्ट्री ओवर फियर होता है, ठीक है। और जब हम लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था एकदम फुल्ली लेवल तक, तो फिर जब भी कोई आदमी अगर जेल में अच्छा सा इंसानियत दिखा देता था ना हमें, तो फिर हम लोग और सह लेते थे कि यार इंसान की अच्छाई को सिर्फ छुपाया जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता है, सब लोग हमारे साथ हैं, हमें ऐसा लगता था। उसके बाद भाई वो कहते हैं यहाँ पर किसी को बचपन से किसी से नफरत करना नहीं सिखाया जाता है, वो उसे जब पैदा होता है जब ही बताते हैं। तो अगर हम नफरत करना सिखा सकते हैं तो फिर प्यार करना तो उससे ज़्यादा आसान है भाई। और कहते हैं कि अगर कोई इंसान पैदा हुआ है तो उसके दो कर्तव्य होते हैं, एक तो अपने माँ बाप फैमिली के प्रति, दूसरा होता है अपने देश के लोगों के प्रति, ठीक है। अगर कोई भी आदमी किसी कंट्री में रहता है तो वो इन दोनों कर्तव्यों को निभा सकता है आसानी से, पर अगर वो साउथ अफ्रीका में रहता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। और अगर वो ब्लैक कलर का है तो भूल ही जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई आदमी अपने देश के लोगों का भला करने की सोचता है तो फिर उसे अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाता है, ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर किया जाता है जिसमें वो सिर्फ छुपता छुपाता रहे और विद्रोह करता रहे। मैं भी शुरू में कभी अपने देश के लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर नहीं रखता था, पर जब मैंने अपने देश के लोगों के लिए कुछ करना चाहा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना फैमिली के प्रति कर्तव्य नहीं निभा पा रहा हूँ। देखो मैं कोई आज़ादी की भूख के संग थोड़ी ना पैदा हुआ, मैं तो बचपन से हर मामले में फ्री था। सिर्फ उस समय मुझे अपने पापा की बातें माननी होती थी। और जब मैं एक टीनेज में लड़का बना तो यार मुझे समझ आया कि बस थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए कि मैं रात को देर तक रुक सकूं, पढ़ सकूं, जो चाहे मन कर सकूं। लेकिन जब मैं जवान हुआ तो मुझे लगा यार मैं तो अपनी जो कमाई कमा रहा हूँ मैं उसे भी नहीं रख सकता, शादी करके एक अच्छा जीवन नहीं जी सकता, ये तो फ्रीडम मेरे पास होनी ही चाहिए। और फिर मैंने देखा कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं है, मेरे सभी भाई बहन सभी देश के लोगों के साथ है। इसलिए मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करा और यही वो समय था कि जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। मैं जो एक डरा हुआ लड़का था वो एक हिम्मती बन गया, जो मैं एक लॉयर था उसको इन्होंने क्रिमिनल बना दिया, और जो भाई अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था आज वो साधु सा जीवन जी रहा है। इन्हीं की वजह से ऐसा हुआ है। वो कहते हैं कि मैं भाई और लोगों जितना सेक्रीफाइसिंग तो नहीं था जितना और लोग थे, पर जब भी मैंने सोचने की कोशिश भी की कि भाई जो मेरे पास थोड़ी बहुत फ्रीडम भी है उन्हें मज़े ले लूँ, तो जब भी मैं उनके मज़े नहीं ले पाया क्योंकि मेरे बाकी लोग तो फ्री नहीं थे ना। इसलिए फ्रीडम इंडिविजिबल होती है, अगर कोई एक भी आदमी फ्री नहीं है तो यानी सब घिरे हुए हैं। और वो कहते हैं कि ऑपरेसर और ऑपरेस्ड यानी दबाने वाला और दबने वाला दोनों की ही आज़ादी छिनती है, क्योंकि दबने वाला जो होता है उसकी तो आज़ादी छीनी जाती है, दबाने वाला छीनता है, लेकिन जो दबाने वाला होता है उसकी भी आज़ादी छिनती है। कैसे? क्योंकि वो दबने वाले की नफरत का शिकार होता है, एक छोटी सोच का शिकार होता है। इसी के साथ बेटा चैप्टर आपका खत्म होता है। अब इस चैप्टर की थीम क्या है भाई? नेल्सन मंडेला ने हमको यहाँ पर मैसेज दिया हुआ है कि अगर किसी देश में एक आदमी खराब है ना तो वो सिर्फ पूरे देश को खराब, मतलब अपने आप अपना उसका कैरेक्टर खराब नहीं होता, पूरे देश की इमेज बिगड़ के रख जाती है, जैसा साउथ अफ्रीका के साथ हुआ। बाकी वो कहते हैं अगर अब हिम्मत, ब्रेवरी, पेशेंस, डिटर्मिनेशन और सच को पाने की चाह से कोई काम करेंगे तो यार हम कभी भी हारेंगे नहीं। उसके बाद बेटा लर्निंग आपको ये मिलती है कि करेज का मतलब एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता बल्कि उसके ऊपर जीत होता है। उसके अलावा कोई इंसान को अगर हम नफरत करना आसानी से सिखा सकते हैं तो प्यार तो उससे ज़्यादा आसान है। बाकी कोई भी काम आप करो तो पेशेंस से करो, डिटर्मिनेशन से करो, और फिर उसको बस डिसिप्लिन और ले आओ उसमें, तो आप हमेशा अपने टारगेट को अचीव कर ही लोगे। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चलिए अपने तीसरे चैप्टर की तरफ जो कि है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इसकी यार इसकी पहली स्टोरी शुरू करते हैं जो कि है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि आपकी बुक का भी नाम है। देखो यार ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इसमें बताया गया है एक सीगल के बारे में। सीगल एक तरीके का बेटा बर्ड होता है जो कि अपना
उड़ने से उसको डर लगता है काफ़ी ज़्यादा। तो फिर कैसे दिखाया गया कि एक मजबूरी की कंडीशन में वो उड़ता है, उसी को आप देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। तो यार कहते हैं कि एक समुद्र के ऊपर एक चट्टान है, उस पर सीगल की पूरी फैमिली रहती है। अब एक दिन क्या हुआ, उसकी सारी फैमिली वहां से उड़ के चली गई, बस उसमें से जो एक सीगल था उनका बेटा, वो वहां पर रह जाता है। वो देखता है कि उसके छोटे भाई बहन भी उड़ के चले जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही एक पैर अपना आगे रखता है उड़ने के लिए, वो नीचे समुद्र की तरफ दिखता है, वो देख के डर जाता है। वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाता कि वो छलांग लगाए और उड़ सके। वो वही रहता है पूरे दिन। अगले 24 घंटे हो जाते हैं वहां पर, ना उसने कुछ खाया था ना पिया था। उसे वो भूख भी बहुत तेज लग रही थी, भूख से पागल हो गया था। और वो देख रहा था कि उसके घर वाले तो अपने में ही लगे हुए हैं, उसके भाई बहन खेल रहे थे, पिताजी अपने पंखों को संवार रहे थे। बस उसकी माँ उसकी तरफ देखती हैं, तो माँ उसकी तरफ गुस्से से कहती भी हैं, तू कहाँ क्यों वहाँ बैठा है पागलों की तरह, इधर आ जाना। लेकिन वो कहते, बेटा माँ मैं नहीं आ पाऊंगा, माँ तुम ही कुछ खाने को दे दो। तो फिर भाई माँ का दिल जाग गया। माँ क्या करती हैं अपने पैरों में, अच्छा फिर क्या करती हैं, माँ उसे खा के दिखाती हैं और कि देख कितना मजा आ रहा है। तो वो और पागल, अब भाई कुछ नहीं समझ आ रहा है, माँ खाना चाहिए खाना चाहिए। तो फिर माँ उसके लिए फिश लेकर आ रही होती है उसके पास तक। लेकिन पता नहीं अचानक माँ को क्या होता है, जैसे उसके पास तक वो लेके आती है, तो माँ थक सी जाती है, तो उनके बीक में जो फिश थी वो एकदम उसके हाथ तक आते आते छूट जाती है। तो भूख से वो इतना पागल होता है, उस समय वो सीधे कूद जाता है, वो कुछ नहीं देखता। जो उड़ने से डर रहा था वो आदमी कूद जाता है। अब भाई 1 मिनट के लिए तो उसकी सांसें रुक जाती हैं, उसे कुछ नहीं समझ आता क्या करना है। लेकिन अगले ही पल उसे लगता है कि उसके पंख अपने आप खुल रहे हैं, उनकी जो टिप है वो हवा को काट रही है, उसके पेट से हवा नीचे होते हुए जा रही है और वो अपने विंग्स को फ्लैप कर पा रहा है, फिर वो उड़ रहा है। बस उसे हल्के से चक्कर से आते हैं, लेकिन वो उड़ पा रहा होता है। तो यार कैसे जो बंदा अभी तक डर रहा था वो एकदम उड़ने लगता है। फिर भाई वो उड़ता है, उसके माँ बाप उसके चारों तरफ आते हैं, भाई बहन उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, खुशी बनाते हैं, ठीक है। बस उसे हल्के से चक्कर आ रहे होते थे। लेकिन फिर उसके फैमिली मेंबर्स उसके साथ मतलब खेलते से हैं कि अपना एक पंख ऊंचा करके उड़ते हैं, डाइव कर करके उड़ते हैं, बड़े मजा करते हैं। फिर भाई वो थक गया होता है, वो कुछ भूख भी लग रही होती है, तो उसके फैमिली मैन तो सारे लैंड कर जाते हैं नीचे ग्रीन सी काई पर। अब उसे भी लैंड होना होता है, वो जाता है नीचे, जैसे अपने एक पैर रखता है फिर वो डूबने लगता है, वो डर जाता है। फिर वो दूसरा पैर रखता है, वो भी डूबने लगता है। अब भाई वो डर जाता है, लेकिन जैसे उसका पेट टच होता है वहां पर, तो वो एकदम तैरने लगता है, फ्लोट होने लगता है उससे। तो फिर वहाँ पे वो फ्लोट होता है, वहाँ पे उसके जो पेरेंट्स थे उसे कुछ खाने को देते हैं, फिश के पीसेस, और ऐसे ही फिर अपना चैप्टर एंड हो जाता है। कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? देखो हम जो थीम है, पहले थीम समझो। थीम क्या है कि डर बेटा सबसे नेगेटिव फीलिंग होती है जो किसी की भी प्रोग्रेस को रोक सकती है। इंसान जब तक अपनी हेजिटेशन से, अपनी फियर से ओवरकम नहीं करेगा तो वो कभी भी लाइफ में सक्सेस अटेन नहीं कर सकता। सक्सेस एक ही बार में नहीं मिल जाती है, रिपीटेड ट्रायल्स के बाद सक्सेस मिलती है। पर एक इंसान को हिम्मती होना पड़ेगा, उसको ओवरकम करना पड़ेगा अपने हेजिटेशन को और फियर को। बाकी अगर हम लर्निंग की बात करें तो यार लर्निंग ये मिलती है कि हमें इस स्टोरी में शो करी गई है बेटा, इंपॉर्टेंस शो करी गई है कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए बेसिकली, और आपको बेटा ब्रेव होना चाहिए, ठीक है। बाकी हमें यह भी पता चलता है कि भाई इंसान मतलब नीड इज द नेसेसिटी ऑफ इन्वेंशन। मतलब क्या होता है कि जरूरत ही बेटा आविष्कार की जननी होती है। अगर आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं होगी तो आप उसके बारे में खोज क्यों करोगे, उसका पता क्या लगाओगे? क्योंकि भाई जैसे उसे उड़ने की जरूरत ही नहीं होती, उसे जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि उसे भूख लग रही थी, तभी तो वो कूदा, तो इसलिए जरूरत की भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिखाई गई है। उसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ भी ऐसा खास नहीं है। तो बेटा चलते हैं अपने इसके अगले पार्ट की तरफ। तो चले यार अपने अगले पार्ट की तरफ, जो कि है द ब्लैक एरोप्लेन। तो शुरू करते हैं। देखो बेटा इसमें हमें बताया गया है एक एरोप्लेन की कहानी है। मतलब क्या होता है, एरोप्लेन जा रहा होता है तो उसे रास्ते में काफ़ी खराब कंडीशन मिलती हैं, उसके पायलट को कुछ नहीं समझ आता है वो क्या करें। तो इसलिए उस समय एक दूसरा एरोप्लेन उसकी मदद करके जाता है। लेकिन वो जब नीचे लैंड करने के बाद उस एरोप्लेन के बारे में जानना चाहता है जिसने उसकी मदद करी, तो उसे लोग कहते हैं कोई एरोप्लेन था ही नहीं भाई। चलो थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एक पायलट है जो कि भाई कहाँ जा रहा है, फ्रांस से वापस इंग्लैंड जा रहा है अपने पुराने से प्लेन में जिसका नाम है डाकोटा DS-088। अब वो भाई अपने इंग्लैंड में अपने घर में नाश्ता करने के सपने देख रहा होता है कि बढ़िया बढ़िया खाना खाऊंगा सुबह। अब लेकिन एकदम क्या होता है, वो अपने आखिरी फ्यूल टैंक पे स्विच कर लेता है, उसका आखिरी फ्यूल टैंक बचाता है, और वो फिर पेरिस में फ़ोन करता है कि भाई कहाँ मुझे पहुँचना है, कितने डिग्री से मुझे मुड़ना है तो बता दो। तो वो कहते हैं कि 12 डिग्री तुम वेस्ट की तरफ मुड़ जाओ। अब ये मुड़ जाता है और आराम से चल रहा होता है, लेकिन उसको एकदम से सामने काले काले बादल दिखते हैं, तूफानी बादल। अब भाई इसको कायदे से, तो जब फ्यूल टैंक भी आखिरी था और सब कुछ खत्म हो गई और प्लेन भी पुराना था, तो इसे वापस पेरिस की तरफ चले जाना चाहिए था, इंग्लैंड नहीं जाना चाहिए था। लेकिन भाई इसका मन था थोड़ा, तो फिर ये उस स्टॉर्म में चला जाता है, और वो इसकी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि बेटा लिटरली वो खटारा प्लेन वहाँ पे जाके कला मंडियाँ खा जाता है, कुछ नहीं उसके समझ आता है। जो उसके अंदर भाई इंस्ट्रूमेंट थे प्लेन के अंदर, रेडियो, कंपास, सब कुछ काम करना बंद कर देते हैं। उसे कुछ नहीं समझ रहा राइटर को अब क्या, वो जो अपना पायलट है ना वो क्या करे। लेकिन उसी समय उसे एक दूसरा प्लेन जाता हुआ दिखता है जिसमें लाइट्स नहीं लगी होती, लेकिन उसका पायलट अपने पायलट की तरफ हाथ हिला के
साइन देता है कि मतलब वो ये कहना चाह रहा होता है कि तुम मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। तो फिर अपने डाकोटा प्लेन वाला पायलट उसको चुपचाप बच्चे की तरह फॉलो करता जाता है और वो देखता है कि वो वहाँ से बाहर निकल चुका होता है आराम से, और उसको रनवे की लाइट दिखती है, वहाँ पे वो लैंड कर जाता है। अब लैंड करने के बाद वो सबसे पहला काम क्या करता है कि अपनी जो वहाँ पे लेडी थी स्टेशन पे, उससे कहता है कि वो अभी कौन सा प्लेन था ऊपर, मुझे उसके पायलट से कॉन्टैक्ट करना है, उससे मुझे थैंक यू कहना है। वो कहती है प्लेन, तुम्हारा दिमाग खराब है, वहाँ कोई प्लेन नहीं था इस समय, इतने तूफान में कोई प्लेन उड़ रहा होगा। तो फिर कहता है वो प्लेन कौन था जिसने मेरी मदद करी, जो मुझे वहाँ से यहाँ तक लेके आया। इसी क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर एंड होता है। अब देखो मतलब पायलट को दिखा कोई प्लेन था, पर असलियत में कोई प्लेन नहीं था या था, इस सवाल का बेटा जवाब तो हम अभी तक नहीं ढूंढ पाए। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या कोई वहाँ पर ब्लैक एरोप्लेन था या नहीं था, तो आप कहेंगे कि देयर आर नो रेशनल आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि भाई आज तक हमें पता ही नहीं चला है क्या था इस बारे में बात। बाकी अगर थीम की बात करें तो इस चैप्टर की थीम है कि कुछ ऐसी सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं बेटा जो हमारी हेल्प कर देती हैं, जैसे यहाँ पर पायलट की हेल्प करी जब वो आसमान में अकेले था। बाकी भाई हम यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि पायलट की ही ये हीरोइक स्पिरिट थी कि वो इतना अच्छा पायलट था कि उस पर वो अपना इतनी हिम्मत से उस कंडीशन में भी चलता रहा कि उसे लगा किसी और ने उसकी हेल्प करी है। ठीक है, लर्निंग ये मिलती है कि हमें कभी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में बेटा हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें हमेशा करेज से और ब्रेवरी से काम लेना है, तभी हम वहाँ पर सक्सेस अचीव कर सकते हैं। वरना अगर हाथ पैर खो देंगे तो कुछ नहीं हाथ आएगा बेटा, बल्कि जान से और जाएंगे। तो चलो अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। तो शुरू कर अपना अगला चैप्टर जो कि है भाई फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। देखो यार ये बहुत प्यारा चैप्टर है बेटा। इसमें हम बात करने वाले हैं एनालिस मैरी फ्रैंक के बारे में, जो बेटा एक टीनेज गर्ल है, ये अपनी डायरी लिखती हैं। असल में इनकी डेथ से 14 ईयर्स की एज में ही हो जाती है। क्यों? क्योंकि जर्मनी में पैदा हुई थी और वहाँ पर एक ये जीव गर्ल थी बेटा। अब आप जानते हो कि जर्मनी में हिटलर का राज था, हिटलर को जीव से नफरत थी, तो उसी की वजह से ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जाती हैं। वहाँ पर इन्हें टाइफस नाम की एक डिजीज हो जाती है जिससे ये मर जाती हैं। लेकिन बेटा इनकी पूरी फैमिली में अकेला आदमी बचता है, वो थे इनके पिताजी। फिर इनके पिताजी जब वहाँ से निकल के आते हैं तो इनकी डायरी उन्हें मिलती है और फिर इसको पब्लिश कराते हैं। तो उसी डायरी का ये छोटा सा एक्सट्रैक्ट है जिसको हमें पढ़ने को दिया गया है। तो यार अपनी एनालिस मैरी फ्रैंक जी कहती हैं कि मुझे कोई डायरी लिखने का शौक तो है नहीं और ना मैंने आज से पहले लिखी है। ये मेरे लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है और इसलिए भी स्ट्रेंज है क्योंकि यार कौन ही पढ़ेगा 13 साल की लड़कियों की बातें। असल में इनका जन्म हुआ था 12 जून 1929 को। ठीक है, तो फिर वो कहते हैं कि 13 साल की लड़की की बातें कौन ही पढ़ेगा। उन्हें डायरी मिली थी अपने 1941 में, यानी अपने 13th बर्थडे पे। अब वो कहती हैं कि पेपर में आदमी से ज़्यादा पेशेंस होता है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? देखो ये बहुत डीप लाइन है। इसका मतलब क्या है कि पेपर सिर्फ आपकी बात सुनता है, आप उस पर लिखते जाओगे, वो आपसे ये नहीं कहेगा अरे एने फ्रैंक तुम ये ऐसा क्यों लिख रही हो, तुम वैसा क्यों लिख रही हो, नहीं नहीं वो तो सही आदमी है। वो सिर्फ सुनता रहता है हमारी। इसलिए मैं डायरी को अपना फ्रेंड बनाना चाहती हूँ। और बाकी डायरी में सबसे बड़ी बात इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मेरा कोई रियल फ्रेंड नहीं है। अब एनी फ्रैंक यहाँ पर कहती है वैसे तो मेरे पास 30 लोग हैं जिनको मैं फ्रेंड कह सकती हूँ और एक खुद की फैमिली भी है, पर पता नहीं क्यों कोई मेरा उतना रियल फ्रेंड तो नहीं है यहाँ पर जिससे मैं अपनी हर मन की बात शेयर कर सकूँ। हम आपस में उतना क्लोज नहीं हो पाते हैं कि जो एक रियल फ्रेंड को होना चाहिए। इसलिए जब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिलेगा तब तक मैं अपनी सारे मन की बातें डायरी में ही लिखती रहूंगी। अब वो कहती है कि मैं दूसरों की तरह डायरी में वो बातें नहीं लिखूंगी रोजमर्रा की जो और लोग लिखते हैं, मैं तो अपने इसे दोस्त बनाऊंगी, इसका नाम रखूंगी मैं किटी। ठीक है, अब कहती है कि भाई अब ये डायरी है या कोई और आदमी हो, जब तक मैं उसे अपना इंट्रो नहीं दूंगी तब तक वो समझेगी कैसे मेरे बारे में, तो इसलिए पहले अपनी किटी में अपना इंट्रोडक्शन लिखूंगी। तो वो कहती है मैं एरे फ्रैंक हूँ, मेरे पिताजी का नाम है ऑटो फ्रैंक, उन्होंने मेरी माँ से शादी करी थी जब वो 36 साल के थे और मेरी माँ थी 25 साल की। मेरी माँ का नाम है एडेथ होलेंडर फ्रैंक। मेरी एक बड़ी बहन है मार्गोट जिसकी एज है 16 साल और मेरी एज है भाई तुमको पता ही चल गई 13 साल। बाकी ये कहती है कि हम लोग पहले जर्मनी में रहते थे लेकिन फिर जब मैं 4 साल की हुई तो हम हॉलैंड में शिफ्ट हो गए। उनकी एक दादी भी थी, दादी थी बेटा, तो वहाँ पे पहले ये दिन कुछ दिन रहे, फिर वहाँ पे ये लोग हॉलैंड में चले गए थे। उसके बाद कुछ साल बाद दादी की तबीयत खराब हो जाती है और फिर अगले साल दादी चली भी जाती है दुनिया से। ठीक है, उस साल ये अपना बर्थडे शांति से मना लेती है, ज़्यादा कुछ नहीं करती है, पर हाँ ये अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। अपने बर्थडे पे इसने एक दादी की भी कैंडल को संग में चलाया था। उसके बाद बेटा बताती हैं अब हमारा जो चारों की ज़िंदगी है वो ठीक ठाक चली रही है और अब हम आज की डेट पे आ चुके हैं जो कि है 20 जून 1942। अब भाई 20 जून 1942 को अपना एक्सपीरियंस ही देती हैं पूरे जो इनके साथ दिन में हुआ। क्या हुआ? स्कूल में जाती हैं, वहाँ पे सभी बच्चे भाई परेशान हो रहे थे, नर्वसनेस में काफ़ी ज़्यादा घिरे हुए थे। क्यों? क्योंकि उस दिन आने वाला था रिजल्ट, कौन बच्चा अगली क्लास में जाएगा कौन नहीं जाएगा। जो अपनी एने फ्रैंक थी वो नहीं, ये सब परेशान नहीं हो रही थी क्योंकि उन्हें था मैं पास हो जाऊंगी इतना तो, क्योंकि उनके सारे सब्जेक्ट में अच्छे ही मार्क्स आ रहे थे। बस एक ही सब्जेक्ट से उन्हें डर था, वो था भाई मैथ।
मैथ से क्यों डरता, क्योंकि जो उसके टीचर थे वो थे मिस्टर कीजिंग, ओल्ड फॉगी टीचर, यानी ओल्ड फैशनेबल टीचर। उससे इनकी थोड़ी जमती नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती थी तुम लोगों की तरह, ठीक है, और इसलिए वो इन्हें होमवर्क दे देते थे। एक बार उन्होंने क्या करा, ये बातें कर रही थी तो इन्हें होमवर्क दे दिया कि तुम एक चैटर बॉक्स के टॉपिक के ऊपर ऐसे लिख के आओ। तो यार ये समझ लेती, उस समय तो चुपचाप होकर लिख लेती, अपना डाल लेती है होमवर्क बंद करके अंदर। अब रात में उसके बारे पे बढ़िया तरीके से लिखती हैं, कहती हैं कि भाई ये तो हमारा इनहेरिटेड ट्रेट है, देखो मैं जितनी कोशिश करूंगी इसे दबा तो सकती हूँ पर खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी माँ भी बहुत बातें करती थी तो इसलिए मैं करती हूँ। अब आपने अगर बायोलॉजी पढ़ी है तो इनहेरिटेड ट्रेट्स का तो आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो फिर टीचर इसको पढ़ के हंसते हैं, इससे फिर वो अगले 2 लेसन तक कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर 2 लेसन के बाद जब ये और बातें करती हैं तब वो इन्हें दोबारा होमवर्क दे देते हैं कि अब तुम ऐसे लिखो। टॉपिक क्या है? एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, यानी जिसको सही नहीं किया जाए, इतना बतौड़ा आदमी। तो फिर यार ये उस पर भी लेटर, सॉरी उस पर भी ऐसे लिख देती हैं, वो भी टीचर को जमा कर देती हैं। अब उसके बाद भी भाई कहानी चल जाती है 2 लेक्चर तक, लेकिन फिर भाई अगले दिन इन्हें टॉपिक मिल जाता है दोबारा लिखने को, होमवर्क। अब क्या टॉपिक मिला होता है? वो था बेटा क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ऐसा इन्हें लेक्चर अपना ऐसे लिखना था। अब भाई ये और कंफ्यूज, अब तो कहती मैंने जितना भी मेरे अंदर थॉट्स आइडियाज थे वो मैंने बाकी के 2 लेक्चरों पे अपने ऐसे इस पे डाल दिए, अब मैं इस पे क्या लिखूं। तो वो अपने एक दोस्त की मदद लेती है, वो कहते हैं कि अब तो ये सब मुझे खत्म करना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा। तो दोस्त ना उनका थोड़ा पोइट्री वाला था, जिसका नाम यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, उस दोस्त का नाम हमें यहाँ पर सैन बताया गया है। तो जब ये टॉपिक इन्हें मिला था ना तो एने फ्रैंक जी के साथ साथ पूरी क्लास इन पर हंस पड़ती है, एने फ्रैंक खुद भी हंसती हैं, पर सैन इनकी मदद करता है। वो पोइट्री में अच्छा था तो इनके संग वो एक पोयम लिखवा देता है। क्या कि उस पोयम का मतलब ये था कि एक बार क्या हुआ, एक अपनी माँ थी जो थी अपना डक थी और उनके पिता थे बच्चों के क्या स्वान थे, तो उनकी बहुत 3 डकलिंग्स हुई। अब वो जो डकलिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा क्वैक 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 करती थी, तो इस क्वैक क्वैक के चक्कर में उनके पिता ने उनको मार डाला। अब इसको पढ़कर भाई टीचर को भी सारी कहानी समझ आ जाती है कि बच्चा कहना क्या चाहता है। बच्चा ये कहना चाहता है भाई वहाँ पर कि बातें करना तो यार हमारी है ही क्वालिटी, अगर हम बातें नहीं करेंगे तो क्या हम डक की तरह क्वैक 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 करेंगे। अब तुम्हारे पास तो एक ही रास्ता है, तुम हमें मार सकते हो जान से, तो क्या तुम हमें मार डालोगे जान से? मतलब टीचर को भी फिर वो कुछ ऐसा सा जवाब देती है जो कि एक हंसी मजाक वाला भी था और एक बच्चे का माइंड जितना समझ सकता था उस हिसाब से उन्होंने कंडीशन में आंसर दे दिया। फिर उसके बाद से कीजिंग जी ने कभी भी होमवर्क नहीं दिया, बल्कि आजकल तो कीजिंग जी खुद जोक बना रहे हैं और मजे ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा हमें क्या पता चलता है, तो कुछ एने फ्रैंक थी ना वो मैच्योर थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने कहा था पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पेपर। वो इमोशनल भी थी क्योंकि उन्हें अपनी दादी से बहुत प्यार था, बाकी वो विटी और ह्यूमरस भी थी क्योंकि मजाकियाँ भी थी थोड़ी, और वो क्रिएटिव भी थी, इनोवेटिव भी थी, और एक राइटर वाली एबिलिटी थी क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी से अपनी डायरी लिखी है, बहुत मज़ा आ गया पढ़ के। अब इसके अलावा हम अगर चैप्टर की थीम की बात करें तो वो ये है यार कि अच्छा पहले तो डायरी की बात कर लो कि डायरी रखना एक थेरेप्टिक चीज़ होती है, मतलब हमें हीलिंग करती रहती है। हम अपने मन की बातें डायरी में लिख सकते हैं, उससे कह सकते हैं, वो हमसे कोई सवाल जवाब भी नहीं करेगी। दूसरी बात यह है कि बेटा हम बड़ों को कभी भी बच्चों के ऊपर अपने रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी थिंकिंग को बंद कर सकते हैं या कभी कभार कुछ ऐसी सिचुएशन में हमें ला सकते हैं जो कि एक हंसी मजाक सी सिचुएशन हो जाएगी, जो अच्छी बात नहीं है, जैसा कि यहाँ पर हुआ भी। बाकी लर्निंग में भी आप यही सेम चीज़ लिख सकते हो कि भाई हमें बच्चों पर कभी भी अपने रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज नहीं करना चाहिए, उनको अपने जैसा थोड़ा कर दे देना चाहिए, हमें जितना हो सके उनके संग अकोमोडेट करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार हम इस चक्कर में कुछ करते हैं ऐसा और फिर वो सिचुएशन थोड़ी वियर्ड ही हो जाती है, जैसे यहाँ पर हो गई कि अब एनी फ्रैंक ने ऐसा रिप्लाई दिया जिसका कोई आंसर हो ही नहीं सकता था, ठीक है। इसी के साथ बेटा ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है, तो क्या करें, चलें अगले चैप्टर पे। तो यार शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर जो कि है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में हम इंडिया की झलकें देखने वाले हैं अलग अलग रीजन से। इसके टोटल 3 पार्ट है। पहला पार्ट है बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा पार्ट है कूर्ग और तीसरा पार्ट है टी फ्रॉम असम। यानी कि गोवा, कूर्ग और असम 3 जगहों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पार्ट से। बेकर फ्रॉम गोवा, बेटा ये एक पेन पोर्ट्रेट है गोवन विलेज बेकर का, यानी जो गोवा के विलेज में बेकर्स रहते थे उनका ये पेन पोर्ट्रेट है। मतलब उनके बारे में बताया जाएगा कि वो कैसे होते थे और उनके प्रोफेशन के बारे में थोड़ा बताया जाएगा, क्या पहनते थे, कैसा उनका काम था, वो सब बातें हमें थोड़ी पता चलेंगी यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं। तो राइटर इसके कहते हैं कि अभी भी हमारे बड़े बूढ़े याद करते हैं वो ओल्ड पोर्टुगीज डेज। पोर्टुगीज डेज मतलब कि भाई पहले गोवा में पोर्टुगीज रहते थे काफ़ी टाइम तक, तो वो उन पुराने पोर्टुगीज वाले दिनों को याद करते हैं कि भाई कैसे ब्रेड के लोव्स होते थे, वो लोग खाते थे और कितना मज़ा लेते थे। हालांकि आज उसको खाने वाले लोग तो नहीं है, मतलब टेस्ट बदल चुका है, पर अब भी बनाने वाले तो हैं। आज भी वो फर्नेसेस यानी भट्टियाँ हैं, मोल्डर्स हैं, मिक्सर्स हैं, सब चीज़ें हैं।
और आज भी कहीं ना कहीं तो भाई हमें वो थर्ड जंगल की आवाज़ सुनाई दे जाती है। थर्ड जंगल का मतलब जब भी बेकर आता था ना तो वो ऐसी थर्ड जंगल की आवाज़ करता था अपने बैम्बू से, अभी आपको आगे चैप्टर में पता चलेगा। और फिर चाहे अब बाप नहीं बचा है तो बेटा उसके प्रोफेशन को आगे कैरी कर रहा है। तो वो कहते हैं कि बेकर भाई अपनी सुबह थर्ड जंगल की आवाज़ करते हुए बढ़िया तरीके से आता था। बेकर ही हमारा अपने समय का क्या होता था, फ्रेंड भी होता था, कंपेनियन भी होता था, गाइड भी होता था। वो हमारे घर पर रोज 2 बार आता था, एक बार तो सुबह अपने सेलिंग ग्राउंड पर निकलते समय और एक बार लौटते समय आता था जब वो बास्केट खाली करके आ रहा होता था। ठीक है, बाकी अब हम लोग तो भाई पागल होते थे किसके लिए, ब्रेड बेंगल्स के लिए। असल में जो ब्रेड के लोव्स होते थे वो तो आते थे बेस्किन और बेस्किन के लिए, मतलब जो मेड या सर्वेंट होती थी उनके लिए। बाकी जो ब्रेड बेंगल्स थे वो ब्रेड के ही बने होते थे, एक स्वीट सी डिश वो हमारे लिए होती थी, हम लोग बहुत पसंद करते थे उसको। तो फिर भाई हम लोग एकदम उसकी आवाज़ सुनते ही उठ के एकदम चले जाया करते थे, बाहर देखने लगते थे। और बेकर अपने एक हाथ से तो अपनी बास्केट को सर पे ऊपर संभाला होता था और एक हाथ से वो बैम्बू को झकझक झकझक कर रहा होता था नीचे। तो फिर इतनी भाई जैसे हमारे कोई पेरेंट देख लेते थे तो हमें कहते थे चलो अंदर जाओ, तुम लोगों ने ब्रश भी नहीं किया है अभी। लेकिन हम लोग जब भी छज्जे पे चढ़ के देखने लगते थे उसे वो क्या कर रहा था। और फिर भाई हम ब्रेड बेंगल्स जब हमें मिलते थे तो खाते थे, क्या स्वादिष्ट होते थे। बाकी हम लोग तो ब्रश करने की कभी ध्यान नहीं रखते थे, क्यों करें हम ब्रश, क्या जरूरत है ब्रश करने की यार, क्योंकि गरम गरम चाय पियेंगे सब कुछ अपने आप ही साफ हो जाएगा, अब कौन दातुन तोड़े और दातुन करे। तो ये लोग ऐसा कहते हैं, राइटर अपने बचपन की सुनाते हैं हमें। फिर वो कहते हैं कि भाई अगर कोई शादी हो रही है गोवा में तो उसमें भाई बेकर की बनाई हुई बोलेनास तो लगेंगी, ये एक तरीके की मिठाई है, या केक्स भी भाई बोलेनास के ही बनते थे तो वो सब चीज़ें चाहिए चाहिए थी। या अगर किसी डॉटर की इंगेजमेंट हो रही है तो भाई उसकी माँ को सैंडविचेस तो बनाने ही बनाने थे फंक्शन में, तो ये भी वहाँ पर ब्रेड की नीड थी। और बाकी बात करी जाए तो कोई भी आप अगर किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो उसमें एक स्वीट होती थी बोल करके, वो वहाँ पे ज़रूर देनी होती थी, मतलब उसके बिना तो सारे गिफ्ट बेकार है। तो इन तीनों ही चीज़ों में क्या था बेटा, ब्रेड की नीड थी, और ब्रेड की नीड है तो बेकर की नीड थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भाई बेकर की बहुत ही बढ़िया जगह थी बेटा गोवा के विलेज में, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस था बेकर के लिए, वो वहाँ पे ज़रूरी सदस्य था। बाकी पुराने टाइम के बेकर क्या पहनते थे, कबाई नाम की पूरी ऊपर से लेके नीचे तक एक ड्रेस पहनते थे, वो सिंगल लॉन्ग फ्रॉक होती थी जो कि घुटनों से नीचे तक पहुँचती थी। लेकिन जो राइटर अपने बचपन की बताते हैं वो ये कहते हैं कि हमने तो उन्हें पहने देखा है भाई, ऊपर शर्ट पहनते थे और नीचे वो पहनते थे अपना हाफ पैंट से बड़ी और लॉन्ग पैंट से छोटी एक कैपरी टाइप की वो पहनते थे। ठीक है, बाकी बेकर अपना जो हिसाब करते थे वो महीने के एंड में किया करते थे, जब तक वो हिसाब को अपने किसी भी दीवार पे नोट कर लिया करते थे, जैसे दीवार है इसमें नोट कर लेते थे वो। और हाँ, वो कहते हैं कि बेकिंग उस समय में भी काफ़ी प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, क्योंकि भाई उनका कोई भी घर वाला कभी भूखा नहीं रहता था, उनके जो सर्वेंट थे वो हमेशा खुश दिखते थे और वो भी खुश दिखते थे। बाकी जो उनका पेट निकला रहता था आगे टेस्टिमनी थी, यानी कि सबूत था इसका कि यार ये लोगों के पास बहुत पैसा है। उसको उन्होंने क्या कहा है कि प्लम्प फिजिक जो रहती थी, यानी अच्छे मोटे तगड़े रहते थे एकदम, बोले तो बनिया स्टाइल। ठीक है, तो उससे ये पता चलता है कि बेकिंग में काफ़ी पैसा था। इसी के साथ बेटा आपका पहला पार्ट खत्म होता है। अब इसमें कोई थीम लर्निंग जैसा तो कुछ है नहीं, चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। तो यार शुरू करते हैं अपना अगला पार्ट जो कि है कुर्ग। देखो कुर्ग कुछ नहीं, एक टाउन है बेटा जो मैसूर और मैंगलोर के बीच में पड़ता है, ये कर्नाटका में है। बहुत ही सुंदर जगह, ऐसा लगता है स्वर्ग से उतर के आई है हमारी पृथ्वी पर। यहाँ पर ज़्यादातर मिलिट्री मैन रहते हैं और थोड़े बढ़िया से जानवर भी हैं। बाकी कुर्ग में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का। इसमें ज़्यादातर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, स्पाइसेस के प्लांटेशन मिलेंगे और कॉफ़ी के प्लांटेशन मिल जाएंगे। कुर्ग में 30% एरिया तो एवरग्रीन फॉरेस्ट ने ही कवर कर रखा है। मानसून में तो यहाँ पर आने की आप सोच भी नहीं सकते। बाकी उसके अलावा आपका जो आने का सीजन है वो सितंबर से स्टार्ट होता है, जहाँ पे हल्के हल्के शावर के साथ आपको मजा आता रहेगा मौसम का। अब कुछ लोग भाई क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है वो इनके लोगों का क्या है, ग्रीक डेसेंट है, और कुछ कहते हैं कि अरेबिक डेसेंट के लोग हैं। मतलब ऐसा क्यों, दो कहानियां क्यों। ग्रीक इसलिए कि एक बार भाई ऐसी कहानी है कि अलेक्जेंडर की आर्मी जब साउथ कोस्ट से ऊपर वापस जा रही थी तो वो उन्होंने ऐसा लगा कि अब हम वापस कभी जा ही नहीं पाएंगे, बहुत लंबा रास्ता है, तो इसलिए वो यहीं पर बस गए और उन्होंने यहीं की औरतों से शादी कर ली और उनका ही कल्चर यहाँ पर ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है। और अरेबिक डेसेंट की कहानी ये है कि भाई जो कुर्ग के लोग हैं वो एक लंबे कलर का काला सा कोट पहनते हैं। भाई उसका भाई क्या कहानी है कि वो जो कोट है वो रिजेंबल करता है, मैच करता है एक कुफिया नाम के कोट से जो कि अरब के लोग पहनते हैं। उसमें एक एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट भी होती है कमर पे, तो ऐसे कुछ ये लोग ड्रेस पहनते हैं। तो इसलिए ये दो कहानियां हैं। बाकी कुर्ग के लोगों में मेहमान नवाजी का बहुत ज़्यादा कल्चर है। ये लोग आपको अपने पिताजी अपने बेटों की वीर की गाथाएं सुनाएंगे। और जो हमारी आर्मी के जनरल चीफ थे पहले, वो जनरल करियप्पा, वो भी बेटा कुर्गी ही थे। उसके अलावा कुर्ग के लोगों का ये हक है कि वो बिना लाइसेंस के भी कोई भी शस्त्र यानी बंदूक रख सकते हैं अपने पास। बाकी आपको कुर्ग में बहुत सारे जानवर भी बढ़िया बढ़िया मिलेंगे, जैसे मालाबार स्क्विलर, स्लेंडर लॉरेस, एलिफेंट हो गया, मंकी हैं, लंगूर हैं, बर्ड्स बटरफ्लाइज भी मिल जाती हैं। ठीक है,
एंड इसके आप अलावा आपको बेटा यहाँ पर कावेरी नदी का पानी मिलता है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक महासीर करके एक फ्रेश वाटर की बड़ी सी फिश है जो कि यहीं पर देखने को मिलती है सिर्फ। उसके अलावा कई सारी एडवेंचर की एक्टिविटीज़ भी हैं यहाँ पर, जैसे कि बेटा बाइकिंग है, रिवर राफ्टिंग है, कैनोइंग है, माउंटेन क्लाइंबिंग है और ट्रैकिंग है। कई सारे ट्रेल्स भी हैं जिससे ट्रैकर्स को तो मजा आने वाला है यहाँ पर। उसके अलावा अगर आप भाई कूर्ग आने की सोच ही रहे हैं तो प्लान जल्दी से बनाइए और आ जाइए। बाकी आप यहाँ से फिर ब्रह्मगिरी हिल्स पर भी जा सकते हैं, जहाँ से आपको पूरा एकदम व्यू मिल जाएगा बढ़िया सा कूर्ग का। उसके बाद आप एक निसर्ग धाम करके यहाँ पर 64 एकर्स का आइलैंड भी है, वहाँ पर भी घूम के आ सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर एक बेटा तिब्बतियन क्या सेटलमेंट भी है जहाँ पर मॉन्क्स रहते हैं बाइलाकुपे के पास, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। वहाँ पर आपको मॉन्क्स रेड येलो पहने मिलेंगे। तो जो लोग दिल से इंडिया घूमना चाह रहे हैं, दिल से चाह रहे हैं इंडिया का कल्चर ट्रेडिशन देखना, तो यार उस जगह को जरूर घूमें। और फोटोग्राफर्स के लिए तो ऑसम जगह है बेटा। तो फटाफट से प्लान बनाओ, पेपर के बाद यहीं घूमने आओ। ओके, चलते हैं अगले पार्ट पर, यानी कि टी फ्रॉम आसाम। तो यार चले अपने अगले पार्ट पे जो कि है टी फ्रॉम आसाम। तो इसमें हम बात करने वाले हैं दो दोस्तों के बारे में, एक का नाम है प्रांजल और एक का नाम है राजवीर। प्रांजल आसाम में ही पैदा हुआ है, राजवीर उसका दोस्त है और ये दोनों दिल्ली में पढ़ते हैं। तो फिर प्रांजल समर वेकेशन में राजवीर को इन्वाइट करता है कि वो असम में उसके घर आए टी गार्डन्स घूमने। प्रांजल के जो पिताजी हैं वो एक टी गार्डन में मैनेजर हैं। तो ये दोनों ट्रेन के थ्रू असम जा रहे होते हैं। तो उस समय फिर वो राजवीर प्रांजल को बताता है कि क्या तुम्हें पता है रोज 80 करोड़ कप चाय पी जाती है दुनिया में डेली की। तो वो कहता है अरे बहुत अच्छी बात है। तो फिर प्रांजल तो भाई टी गार्डन का मतलब वहीं पे पैदा हुआ तो उसे इतना ज्यादा कोई शौक तो था नहीं कि वो जा रहा था वहां पे, पर वो तो अपनी डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ने लगता है। लेकिन जो राजवीर था वो ट्रेन के बाहर के सीन देखता है, उसे ग्रीन कलर की पैडी फील्ड दिखती हैं, उसके बाद टी के बशेस दिखते हैं, एंड देन उसके बाद उसको एक टी गार्डन भी दिखता है। तो राजवीर प्रांजल से कहता है कि देखो ये टी गार्डन है ना। तो प्रांजल कहता है हाँ भाई है, मेरे तो बचपन से ही देख रहा हूँ, क्या अब तुम्हें नया बताऊँ। तो मैं तुम्हें असम में ले जाके इतने टी गार्डन दिखाऊंगा कि तुम्हें पूरी जिंदगी भर याद रहेंगे। राजवीर कहता है मैंने टी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और कई सारी ऐसी कहानियां पढ़ी है कि इसमें ये पता चलता है कि टी कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। तो एक कहानी तो है भाई कि टी ओरिजिनेट हुई है हमारी चाइना से, कि एक एम्परर था तो उसका पानी गर्म होकर पीता था वो। एक दिन उस पानी में कुछ पत्तियां गिर गई तो उस पत्तियों के गिरने से पानी जब गर्म हुआ तो उसका स्वाद अच्छा हो गया। तो उस दिन से फिर उन्हीं पत्तियों को टी लीव्स कहा जाने लगा। एक कहानी है कि टी इंडिया में बनी है कि एक बोधि धर्म के मॉन्क थे, उनको क्या हुआ मेडिटेशन करते समय नींद आती थी, तो इसलिए उन्होंने अपनी आईलिड्स को काट कर लगा दिया जमीन पे। तो जो उन आईलिड्स से पेड़ होगा उससे जो पत्तियों को डाल के पानी में अगर पानी पिया जाता है तो उससे सारी नींद गायब हो जाती है, जैसे चाय पीने से होती भी है। ठीक है, तो ये कुछ कहानियां हैं। तो प्रांजल उसका मजाक बनाते हुए कहता भी अच्छा तो बहुत है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर ये दोनों स्टेशन पे आते हैं तो प्रांजल के पिताजी वहां पे पहले ही आ गए होते हैं। फिर ये लोग ढेकियावाली टी स्टेट की तरफ चलने लगते हैं। वहां पर लेफ्ट राइट हर तरफ जहाँ देखो टी के गार्डन्स ही गार्डन्स होते हैं। जो टी प्लकर्स होते हैं मतलब जो पत्ती तोड़ने वाले आदमी होते हैं ना, वो अपने पीछे बास्केट टांग के अपना एप्रन पहन के और वो टी की लीव्स प्लग कर रहे होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है देख के। फिर उनके बगल से एक ट्रक होकर जाता है जिसमें टी लीव्स थी। ठीक है, प्रांजल के पापा उसको साइड भी देते हैं कि वो आराम से चला जाए। तो राजवीर कहता है मिस्टर बारुआ, उनके पिताजी का नाम है, ये तो क्या कहते हैं सेकंड फ्लश पीरियड है ना, जिसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो टी लीव्स हैं वो जनरेट होती हैं। ये मई तक और जून तक रहता है अपना बढ़िया पीरियड। तो मिस्टर बरुआ कहते हैं लगता है तो अपना होमवर्क करके आए हो यहाँ पे आने से पहले। राजवीर कहता है हाँ, और यहाँ पे आकर मैं और भी कुछ जानना चाहता हूँ। इसी के साथ आपका चैप्टर एंड हो जाता है। बेसिकली इसमें कुछ नहीं, थोड़ी आसाम के बारे में बताया गया है, दोनों दोस्तों की बातचीत है, कुछ ऐसा खास नहीं था चैप्टर में, बड़ा आसान सा था। चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो यार अगला चैप्टर है तुम्हारा मिचबिल द ऑटर। भाई ऑटर मतलब ऊद बिलाव। ये शब्द को पता है मैंने लिटरली अपनी मम्मी के कानों से थोड़ी मुंह से सुना था। वो जब मुझे को कुछ बताते कि क्या ऊद बिलाव सा तूने ड्राइंग में बना रखा है, लेकिन खैर मैंने तो ऊद बिलाव नहीं बनाया था क्योंकि ऊद बिलाव भी मेरी ड्राइंग से काफी ज्यादा सुंदर निकला। ये चैप्टर है गेविन मैक्सवेल के ऊपर, जो कि यार स्कॉटलैंड में रहते थे। पता इन्होंने एक जॉनी नाम का डॉग पेट पाला था। अब वो भाई उसकी कुछ दिनों बाद मृत्यु हो जाती है, कुछ सालों बाद। तो फिर उसके बाद ये अपनी जिंदगी में बहुत अकेले अकेले हो जाते हैं। फिर इनका कुछ और मन करता है पालने का। चाहते तो कुछ अच्छा पागलपन भी पाल सकते थे, पर ये भाई इन्होंने पाल के चैप्टर बनवा दिया, दिमाग खराब करा। कोई बात नहीं, पढ़ना हमारा काम है तो पढ़ते हैं। खैर देखो कहानी क्या थी भाई, एक बार ये जो गेविन मैक्सवेल थे ये गए कहाँ, इराक गए, साउदर्न इराक गए। इनको कोई मेल कलेक्ट करना था वहां से। ठीक है, पहले भाई इतना अपना टेक्नोलॉजी तो थी नहीं जो व्हाट्सएप पे सेंड कर दो आ जाएगा, तो इसलिए वहां जाके कलेक्ट करना पड़ा। तो इनका एक दोस्त भी इनके संग गया था। तो उससे ये कहते हैं कि यार मैं सोच रहा हूँ डॉग तो मैंने पाल ही दिया, अब डॉग ना पालूं, मैं इस बार ऑटर पालने की सोच रहा हूँ। ऑटर यानी ऊद बिलाव। तो उनका दोस्त कहता है अच्छा हाँ चलो ये तो ठीक बात है, यहाँ पे सऊदी अरब गए थे वो इराक, वहां पे तो बहुत आसानी से मिल भी जाते हैं, जैसे यहाँ पे डॉगी है ना वहां पे ऊद बिलाव है ऑटर। तो ठीक है, अब भाई ये बातें उनकी होती हैं। तो फिर जो मेल कलेक्ट करने गए थे वो कहाँ गए थे, जनरल कॉन्सुलेट के ऑफिस में गए थे।
तो वहां पे भाई उनके दोस्त का तो मेल आ गया होता है, लेकिन उनका मेल नहीं आया होता है। अब उनका दोस्त 1-2 दिन तो इंतजार करता है, पर फिर वो वहां से कांच लौट जाता है, वापस अपने स्कॉटलैंड लौट जाता है। लेकिन ये इनका मेल आया नहीं था भाई साहब का, तो ये भाई वहीं पे रहना पड़ता है इनको। लेकिन फिर जब ये अपने होटल में एंटर करते हैं रूम में, तो फिर इन्हें क्या दिखता है, इनका दोस्त जाते जाते इनके लिए गिफ्ट छोड़ के गया था। वहां पे कोई बोरे से में कोई चीज थी जो इधर उधर उछल रही थी बार बार, और 2 अरब उसके संग थे ये लोग। तो वो 2 लोग इनको एक चिट्ठी सी देते हैं जो उनके दोस्त की तरफ से थी, और वो कहते हैं हियर इज योर ऑर्डर, कि भाई यहाँ पर आपका ऑर्डर है। दोस्त ने उसके लिए एक ऑर्डर पहले ही भेज दिया था। तो फिर वो खोलते हैं बोरे को, उसमें से भाई छोटा सा ऑर्डर था, ऐसा नहीं कि तो बहुत बड़ा समझ रहे हो, छोटा सा। तो भाई वो निकलता है बाहर, इधर से तो घूमता है खूब, और उसमें इतनी मिट्टी लगी हुई थी ना लिटरली कि उसको अपने ये गेविन मैक्सवेल को साफ करने में कम से कम 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटा नहीं, 1 महीना लगता है। अब 1 महीने बाद उसकी पूरी मिट्टी तो साफ हो जाती है, लेकिन भाई ऑटर में क्या होता है, ये लोग असल में दलदल या कीचड़ टाइप की जगह पर ही रहते हैं। दलदल तो नहीं, कीचड़ पानी में ही रहते हैं ज्यादातर। तो इनको पानी से बड़ा लगाव होता है। पानी अगर तुमने कहीं एक सा करके रख दिया ना, तो उसको रखा नहीं रहने देंगे। शांत पानी नहीं दे सकते, हिलाओ डोलाओ फैलाओ, क्योंकि लोग पानी की आदत बड़ी होती है इनमें। तो वो भी ऐसे ही करता भाई, बाथरूम में चला जाता, खुद नल खोल लेता, पानी से नहाने लगता, और उसको पानी में जाने कितना मजा आता था। बाथटब में पानी भर लेता, और कभी उससे नल नई तरीके से खुलता तो फिर गुस्सा सा होता। तो मतलब वो नल खोलना तो सीख गया था पानी के चक्कर में, वो पानी में रहने का बड़ा ही भाई शौकीन था। तो ऐसे करके दिन बीतते हैं। शुरू में तो वो 1 दिन पहले दिन तो ऑटर के संग कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, लेकिन बाद में 2-3 दिन बाद अपनी थोड़ा सराउंडिंग में इंटरेस्ट दिखाना शुरू करता है। अगले दिन से ऑटर के संग भी घुलना मिलना शुरू करता है, खेलना शुरू करता है अपना। और फिर तो ऑटर ने सॉरी अपना जो ऑर्डर था उसने अपने ऑर्डर का नाम क्या रखा, मिजबिल। तो उसे वो मिज मिज कह के बुलाता था, तो अपना जो ऊद बिला होता है वो आ भी जाता था। ठीक है, ऐसा भाई काफी दिनों तो चलता रहा। अब भाई ऑर्डर का भी अपने मेल आ चुका था, अब उसे भी कहाँ जाना था, वापस स्कॉटलैंड जाना था। तो उसने ब्रिटिश एयरलाइन में बात करी कि क्या मेरे संग मेरा छोटा सा पेट जा सकता है। उन लोगों ने तो उसको साफ मना कर दी। अब भाई क्या करे क्या करे, इसने दिमाग लगाया कि मैं पहली फ्लाइट यहाँ से पकड़ूंगा पेरिस की, और पेरिस से जाऊंगा स्कॉटलैंड। ये बाइक बंद होनी चाहिए, बंद ना हो तो साइलेंसर तो बदलवा लो यार। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये पेरिस की फ्लाइट पकड़ते हैं। तो वहां की एयरलाइंस ने इनको दे दी भाई कि हाँ आप ले जा सकते हैं अपने संग पेट, बस आपको उसको एक बॉक्स में करके ले जाना होगा, 18 इंचेस का बॉक्स। तो फिर उसको इसके लिए उन्होंने एक 18 इंचेस का बॉक्स डिजाइन करा, उसमें अपने ऑर्डर को डाला, और फिर वहां से अपने घर से जब ये निकलने वाले होते तो क्या होता है, वो यार बॉक्स में कुछ अंदर धारियां सी बनी हुई थी। वो देखते हैं कि बॉक्स में जो होल है उनसे तो खून बह रहा होता है। ऑर्डर की देख के दिमाग खराब, उन्होंने बॉक्स खोला, बॉक्स में देखा तो यार उसके जो चोट लग गई होती, जो बॉक्स के अंदर थोड़ी थोड़ी लाइंस थी ना, उससे उसके लग गई होती है। तो फिर वो फटाफट से उसे दूसरे बॉक्स में, मतलब उनकी जो दूसरा बॉक्स तो नहीं लाते, वो जो उसकी लाइंस थी बॉक्स को उससे खत्म कर देते हैं, साफ कर देते हैं एकदम खत्म, और फिर ऑर्डर को वापस उसमें रख देते हैं। अब इतनी देर में भाई उनकी फ्लाइट में बचे थे सिर्फ 10 मिनट, और उनका एयरपोर्ट भी उनके जगह से जहां पर वो रह रहे थे वो था 5 मील। तो फटाफट से ड्राइवर से कहते हैं धूम मचा ले। तो ड्राइवर धूम मचा दो, कहाँ पहुंचता है, अपने सीधे एयरपोर्ट पे पहुंचता है। भाई वहां पे उनका फ्लाइट का बस इंतजार हो रहा होता है कि ये आए और हम निकले फटाफट। तो बस उनके एयरपोर्ट पे जो ऑफिसर थे वो कहते हैं सर आप कहाँ रह गए, तो उन्हें बताता है ऐसी ऐसी बात। फिर वो भाई आगे जाके चले जाते हैं अंदर बैठ जाते हैं। अब भाई अंदर थी प्यारी सी एयर होस्ट्रेस एरोप्लेन में, वो उनसे कहती है सर ये क्या है, वो कहते हैं ये ऑर्डर है, देखिए बड़ा मजेदार बात है। तो फिर उसे पूरा बताते हैं कि अभी क्या हुआ है, पिछले 1 घंटे में इसके ऐसे खून बह रहा था इसलिए मैं लेट हो गया, ये हुआ वो हुआ। अब उसके बाद वो उन्हें रिकमेंड करती है एयर होस्ट्रेस कि सर आप इसको अपने घुटनों पर रख लीजिए ना, 18 इंचेस का स्मॉल सा बॉक्स है, ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा होगा इतना बड़ा। तो फिर वो कहते हैं अच्छा ये भी ठीक है। तो जैसे ही वो बॉक्स को नीचे से रखने के लिए उठाते हैं, वो देखते हैं बॉक्स इतना हल्का क्यों है, इसके अंदर का आइटम कहाँ है, यानी ऑर्डर बेटा गायब हो चुका था, उसमें से ऊद बिलाओ या मिजबिल निकल के कहीं और जा चुका था। अब वो भाई सोई, जैसा वो देखते सो एक तरफ से पीछे से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है चूहा चूहा चूहा। भाई लोगों को समझ ही नहीं आता ये क्या है, तो वो औरत भी डर जाती है। फिर देखो जो अपना ऊद बिला या मिजबिल था ना, वो किसके पास चला जाता है, पाजी के पास, सरदार जी के पास जाता है। सरदार जी कहते हैं ओ पाजी ये तुसी के ले आयो इधर बिच। ठीक है, तो फिर भाई पूरे एरोप्लेन में हड़कंप मच जाता है। ऑर्डर अपना उसे लेने जाता ही है कि अच्छा एरोप्लेन में भाग तो सकते नहीं हो, तो एकदम वो एकदम जल्दबाजी में क्या होता है, कोई सब्जी उसके ऊपर गिर जाती है करी सी, तो उसके चेहरे पे एकदम वो गिर जाती है, तो ऑर्डर का और दिमाग खराब। तो फिर एयर होस्टेस उससे कहती है भाई साहब आप बैठो मैं लेकर आती हूँ आपके लिए, क्योंकि एयर होस्टेस दिल से बहुत अच्छी थी। वो जाती है उस ऑर्डर को लेकर आती है, बॉक्स में कर देती है और उनको दे देती है। अब भाई उनकी फ्लाइट लैंड होती है कहाँ, लंदन में। अब लंदन में करीबन करीबन वो 1 महीने के लिए रहते हैं भाई वहां पर। ठीक है, उनके फ्लैट था वहां पे, अपने मिजबिल ने कई सारे गेम्स डेवलप कर लिए। वो पता है पिंग पोंग की बॉल से खेलता था, और अपने मार्बल्स को अपने पेट पर रख लेता था ऐसे, और फिर एकदम हिलाता रहता था, कोई भी बॉल नीचे नहीं गिरे। और अपने हाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेता था उसे घुमाता रहता था, जगल करता रहता था ऐसे ऐसे। तो ये सारे उसके कई अलग अलग गेम्स थे। पानी में तो उसको खेलना बहुत ही प्रिय था। अब वहां पे जो भी लोग उसको देखते वो कहते ये क्या है,
कोई कहता ये स्क्विरल है, कोई कहता कि ये क्या ले आयो, डायनासोर ले आयो क्या, कोई कहता भाई ये हिप्पोपोटेमस है। ऐसे ही लोग इसे अलग अलग कहकर भाई ग्रीट करते, किसी को पता ही नहीं था कि ऑटर वहां पर क्या होता। कोई कहता है कि डॉग है, क्या अलग वैरायटी है, कोई कुछ तो कोई कुछ कहता है। फिर ऐसा भाई करके अपना यह मजे लेते रहते हैं ऑदर के साथ सब लोग। फिर अच्छा ऑटर ने क्या था, अपने और गेम डेवलप कर लिए थे। जैसे उसके ऑदर का जहाँ पे फ्लैट था ना, उसके सामने एक प्राइमरी स्कूल था। आप बच्चों में आते देखिए कि जाएंगे एक एक सिटी उछल उछल के, नहीं भाई अभी रूल है, और फिर क्या करेंगे, कभी कभी कोई रेलिंग पे ऐसे हाथ फेर दो चले जाएंगे, या घर के ऐसे दीवारों पे ऐसे करेंगे। तो ऐसे ऑटर ने भी अपने गेम बना लिए थे। तो जब भी अपना जो ऑदर था वो कहाँ से निकलता था, प्राइमरी स्कूल के आगे से निकलता था, तो ऑटर ने उसकी दीवार पे चढ़ जाता था स्कूल की, और भाई पूरी 30 यार्ड की दीवार पे चलते हुए निकलता था। उसे जाने कितना मजा आता था इन सब काम में। अब उसके बाद क्या हुआ भाई, एक दिन इतने सारे ऑटर को लोग कोई समझ तो पाता नहीं था कि भाई ये ऊद मिला हुआ है, कोई कहता है स्क्विरल, कोई डॉग, कोई कुछ कोई कुछ। अब इसके बाद एक दिन ऑटर जा रहे होते, ऑर्डर अपने जो है इसे लेके जा रहे होते हैं। फिर एक आदमी बिल्डिंग में खुदाई कर रहा होता है, ठीक है, लेबर का काम कर रहा होता है। वो कहता है अरे ये क्या है, वो कुछ ऐसे एक्सप्रेशन से कहता है ये क्या है। तो ऑर्डर के लिए सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग वो स्टेटमेंट होता है कि आज तक उन्होंने किसी ने भी, मतलब रिएक्ट तो सबने इसे देखकर किया ये क्या है ये क्या है, लेकिन ऐसा रिएक्शन किसी ने नहीं दिया। तो ऑर्डर को बस यही भाई, इसी बात के साथ अपना चैप्टर ही खत्म हो जाता है। और ऑर्डर भी काफी वो होते हैं, तुम्हें भी नहीं पता ये क्या है मतलब, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक और बात बताना भूल गया कि जो अपना ऑटर का साइंटिफिक नेम है वो क्या है भाई, बहुत गड़बड़ है। लस्ट्रोगाले पैरस्पिसिलाटा मैक्सवेली, ठीक है, यही है, इसे याद कर लेना, हो सके तो आ सकता है पेपर में। बाकी भाई ये चैप्टर में मुझे कुछ सीख नहीं लगी, थीम नहीं लगी, बस थीम यही है आप कहो तो कि पेट अगर आप पाल रहे हो तो आपको प्रॉपर उसकी केयर के बारे में पता होना चाहिए। बाकी पेट रखना अच्छी बात होती है, पेट से बच्चों का भी मन लगा रहता है, बड़े भी उसकी तरफ अट्रैक्ट रहते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, कभी भी आपको ऐसा पेट नहीं पालना चाहिए जिसके बारे में आपको केयर के बारे में कुछ नहीं पता है कैसे करना है वो, क्योंकि आगे आपको जाके दिक्कत भी दे सकता है। आप अपने जो मैक्सवेल के हैं उनके बारे में ये कह सकते हो कि काफी बड़े पेट लवर थे, एनिमल लवर थे, केयर भी करते थे उनकी बड़ी प्यार से। तो इसी के साथ बेटा अपना चैप्टर एंड होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चलते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, और आखिरी भी, जो कि है भाई द प्रपोजल। वैलेंटाइंस वीक में प्रपोजल नहीं पढ़ोगे, मिले या ना मिले, पढ़ना तो जरूरी है मेरे भाई। तो शुरू करो यार। देखो ये एक प्ले है, इसमें क्या है, 3 कैरेक्टर्स हैं। पहले एक लैंड ओनर है जिनका नाम है चुबुकोव जी, उनकी बिटिया है उनका नाम है नतालिया स्टेपनोवा, और उनके एक नेबर हैं जिनका नाम है ईसान वेसेलविच लोमोव। अब क्या होता है, चुबुकोव जी अपने घर में एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, तो उनसे मिलने आते हैं इवान वेसेलविच लोमोव। तो वो कहते हैं और भाई कैसे आना हुआ, बहुत बढ़िया सब कुछ, आज काफी दिन बाद आए हो, कोई बात। तो वो अपना जो इवान वेसेलविच था वो एकदम गाउन पहन के आया था, बढ़िया। वो कह रहा कहाँ गई, तो चुबुकोव कहते हैं कहीं पार्टी आर्टी में जा रहे हैं क्या यार, बड़ा बंठन के आए हो आज तुम। तो वो कहता है अरे नहीं नहीं, मैं तो आपसे बस एक चीज मांगने आया हूँ। तो चुबुकोव सोचता है क्या मांगने आया, ये कहीं पैसे तो नहीं मांग रहा, मैं नहीं दूंगा इसको बिल्कुल। तो वो कहता है मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। और फिर जो चुबुकोव खुश होता, अरे डार्लिंग मेरे मुन्ना सोना बाबू, क्या बात कर दी तुमने, मजा आ गया। चलो इसी बात पे एक एक पैग तो बनता ही है, मतलब वो शैंपेन का ड्रिंक का ऐसे ही। तो फिर वो अपने ड्रिंक लेने चला जाता है और कहता है कि मेरी बेटी तो तुमसे हाँ कह ही देगी, ठीक है। अच्छा, इसी बीच जब वो गया होता है तो अपना जो वेसेलविच था लोमोव, वो सोचता है कि यार देखो मेरी एज भी 35 हो गई है, शादी वाली उम्र है ही, इससे ज्यादा पे करनी नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि नतालिया स्टेपनोवा भी एक अच्छी लड़की है, दिखने में एवरेज है पर यार एक्सीलेंट हाउसकीपर है। और उसके अलावा भाई अगर मैं देखूँ तो मेरे में भी तो 2-3 कमियां कि मेरे को हार्ट पैल्पिटेशन होते हैं, यानी मैं बहुत तेज एकदम ब्रीथिंग करने लगता हूँ, और रात में सोते समय मुझे कुछ अलग ही फीलिंग्स होती है कि कोई मुझे इधर से खींच रहा है तो कोई उधर से खींच रहा है। तो इसलिए भाई अब समय आ चुका है, शादी कर लेनी चाहिए। उतने समय में क्या होता है, उसकी बेटी जो है नतालिया स्टेपनोवा उसके पास आके बढ़ती है, अरे इवान वेसेलविच कैसे भाई, बढ़िया हो, आज से तुम कई दिन बाद दिख रहे हो। तो ऐसा ही फिर उन दोनों में थोड़ा कन्वर्सेशन वेंट ऑन होता है, आगे बढ़ता है। लेकिन अभी इवान उसे ये नहीं बताता नतालिया को कि मैं तुम्हारा शादी के लिए हाथ मांगने आया हूँ। ऐसे ही फिर इवान कहता है कि देखो अब हमारी जो फैमिली है लोमोव की और तुम्हारी फैमिली है चुबुकोव की, इनमें पहले से कितने बढ़िया संबंध रहे हैं, ठीक है। हम दोनों का ही काफी अच्छा शुरू का फ्रेंडशिप रहा है बचपन से ही, और पहले भी हमारे ग्रैंडफादर्स का भी अच्छा फ्रेंडशिप रहा है। और अब तो तुम ये भी देखो कि जो मेरी जमीन है वो भी तुम्हारी जमीन की नेबर बन चुकी है। अब जो तुम्हारे बर्डवुड्स है उसके बगल में मेरे ऑक्सिन मीडोज भी हैं। तो वो कहते हैं एक सेकंड, तुम्हारे ऑक्सिन मीडोज, ऑक्सिन मीडोज मतलब ये जगह होती है, मतलब अपना खेत एक टाइप का समझ लो तुम, वो तुम्हारे हैं वो तो हमारे हैं। इवान वेसेलविच कहता है अरे वो तो मेरे हैं, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ। देखो थोड़ी देर में, अभी वो जगह डिस्प्यूट में चल रही थी थोड़े दिनों से, पर अब वो मेरी हो गई है। और पहले मेरी आंट की ग्रैंड मदर ने तुम्हारे
फादर के ग्रैंडफादर के पीजेंट्स को वो जगह दी थी काम करने के लिए, उसके बदले में तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर के पीजेंट्स मेरी आंट की ग्रैंडमदर को ईंटें बना के देते थे, ठीक है, पर वो जगह मेरी ही है। असल में तुम्हारे ग्रैंडफादर के फादर के मतलब फादर के ग्रैंडफादर के पीजेंट्स के पास वो जगह 40 साल के लिए रही अपना, तो इसलिए उनको ये आदत पड़ गई है कहने की कि हमारी हमारी असलियत में वो जगह मेरी है। तो नतालिया कहती है तुम्हारी है, झूठ मक्कार, मेरी है। तो भाई इसी बात पर वो बहुत लड़ते हैं, नहीं तेरी है नहीं मेरी है। अरे तू मक्कार यहाँ मेरे घर में आया ये कहने मुझे, और कहता है चल मेरे लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है जगह, मैं तो तुझे गिफ्ट कर दूंगा जगह, लेकिन भाई प्रिंसिपल की भी तो बात होती है। उधर नतालिया कहती है कि अच्छा तू मेरी जगह मुझे गिफ्ट करेगा, ये कैसी बात होती है। तो इस पर ये दोनों बहुत लड़ते हैं। फिर उतनी देर में क्या होता है, चुबुकोव की एंट्री होती है सीन में। चुबुकोव कहता है क्या हो गया भाई, तो वो उसे पूरी बात पता चलती है। तो फिर वो भी इवान वैसेलोविच पे ही भड़क पड़ता है, अरे भाई साहब वो मेरी है, भाई तू मेरी है, तू क्या कह रहा है यहाँ पे, कि कुछ भी कह रहा है, मतलब हम तेरी बातों को शांति से सुन रहे हैं तो कुछ भी कहेगा हमसे। उनमें भी आपस में झगड़ा होने लगता है। फिर एकदम उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है, उसको एकदम हार्ट में बीट बहुत तेज होने लगती है, एकदम जमीन पे गिर जाता है, एकदम लेट जाता है और मरने की एकदम ऐसा होता है चक्कर खा के गिर जाता है। पर तब भी नतालिया उसे सुनाती रहती है, फिर कहती है उसे घर से बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो वो घर से बाहर चला जाता है अपना इवान वैसेलोविच। फिर चुबुकोव कहता है देखो हमारे घर में आके कह रहा है हमसे कि वो जगह हमारी है और तुम्हारा रिश्ता और तुम्हारे लिए हाथ मांगने आया था शादी के लिए। तो नतालिया कहती है हैं शादी के लिए हाथ मांगने आया था, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। नतालिया उसे वापस बुला के लगती है, पापा उसे वापस बुला मुझे उससे से बात करनी है। वो कहता है चुबुकोव बात क्या है यार, अभी तो तुम उसे भागा नहीं थी तुमने। तो फिर नतालिया कहती है तुमने मुझे पहले का बताई कि वो शादी की बात के लिए आया, उसे बुला के लाओ वापस। तो फिर चुबुकोव जाता है, उसे बुला के लाता है। कहता है चुबुकोव मनी मन सोचता है कि यार एक बेटी का बाप होना भी कितनी बड़ी बात होती है जिसकी शादी होने वाली हो। तो फिर वो वापस उसे बुला के लाया इवान को। फिर नतालिया उससे कहती है अरे सॉरी इवान, हम थोड़ी देर के लिए धोखा करते थे कि वो लैंड हमारी है, पर वो तो तुम्हारी ही है, ऑक्साइड मीडोज तुम्हारे ही हैं। फिर उन दोनों में आपस में ऐसी बात होती है थोड़ी देर तक। फिर वो अपना क्या कहता है इवान वैसेलोविच उससे कहता है अब देखो भाई ये तो तुम मानोगी कि जो मेरा डॉग है गैस वो तुम्हारे स्क्वीजर से तो बढ़िया ही है, ठीक है। अब डॉग की बात होती है दोनों की। नतालिया कहती है हाँ किस मामले में बढ़िया है भाई, स्क्वीजर देख तेज दौड़ता है, तेज भागता है, सस्ता आता है उससे, तेरे डॉग में क्या खास है, मोटा थुलथुला सा ऐसे पड़ा रहता है। तो फिर भाई इवान वैसेलोविच दोबारा शुरू, अरे तो मेरा तो डॉग इतने कहीं आ गया, उसमें ये खूबी भी तो है, ये भी तो है, वो भी तो है। अब वो दोनों डॉग की बात पे ही झगड़ने लगते हैं। फिर अब दोबारा से पिताजी आते हैं, वो कहते हैं क्या हुआ बच्चों अब क्या है। तो वो कहती है पापा देखो ये कह रहा है कि जो हम इसका गैस डॉग है ना वो हमारे स्क्वीजर से बढ़िया है। तो फिर उसके पापा कहते हैं अरे बेटा वो गलत फैमिली हुई है, हमारा डॉग ही बढ़िया है, तुम्हारा डॉग नहीं है बढ़िया। फिर वो दोनों इस बात पे भी खूब देर तक लड़ते हैं, धूम धड़ाका धूम धूम होती है भाई खूब देर तक। फिर एंड में उसके पिताजी का हो जाता है दिमाग खराब, वो कहते हैं मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा तुम लोग क्या करना चाह रहे हो। फिर उसे दोबारा उसकी तबीयत खराब होने वाली होती है, वो एकदम घबरा रहा होता है, उसके दिल में एकदम धड़कन बढ़ जाती है, बहुत तेज हो जाती है। फिर एकदम वो गिर जाता है, लेकिन सुई वो उसका जो चुबुकोव था उसका बाप वो लोमोव को उठाता है और भाई इन दोनों कहता है तुम फटाफट से किस करो एक दूसरे को, मतलब हाथ पे किस करो, गलत मत समझना, और ये मैरिज को पक्का करो। तो फिर फटाफट से वो लोग जल्दबाजी में किस करते हैं, मैरिज पक्की हो जाती है और फिर अपना जो चुबुकोव था वो चैंपियन खोलता है और बस उसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर में लड़ाई थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि भाई सेंसलेस लोग थे सब। इस कहानी की थीम क्या है, थीम ये है बेटा कि रशिया में ज़्यादातर ऐसी वेडिंग्स होती थी कि जो अपने लेवल का खानदान ढूंढते हैं ना कुछ लोग, जो दिल से नहीं शादी करते हैं, कि जहाँ दो दिल मिलते हैं वहीं शादी होनी चाहिए, लेकिन जहाँ लोग पैसा देकर शादी करते हैं तो वहाँ यही होता है। क्यों? क्योंकि नतालिया ने यहाँ पर लोमोव का पैसा देखा, इवान वैसेलोविच का, वो सिर्फ उसके पैसे देखकर उस पर अट्रैक्टिव, वरना वो उससे प्यार व्यार नहीं करती थी कुछ भी। उसकी वजह से क्या हुआ, जब उन दोनों के मन आपस में नहीं मिले तो इतना झगड़ा हो रहा आपस में, इतना झगड़ा हो रहा, और उनमें से कोई भी एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, मतलब दबना नहीं चाहता। तो उसकी वजह से भाई उनकी शादी कैसे टिकेगी। तो ये जो थीम है ये रशिया की वेडिंग से ली गई है कि वहाँ पे जो बिजनेस क्लास के लोग होते थे वो अपने स्टैंडर्ड के लोगों से शादी करते थे, फिर चाहे मियाँ बीवी में बने या ना बने। जबकि भाई जो शादी है वो तो बेटा वहाँ होनी चाहिए जहाँ पे दिल मिलते हों, जहाँ पे अपनी जो आइडियोलॉजीज है वो मिलती हो, वहाँ पे अपना मैरिज टिकती भी है। लर्निंग इस चैप्टर से क्या है बेटा कि जो शादी है वो एक तरीके का बेटा एक ऐसी स्थिति होती है कि जहाँ पर जो आदमी जितना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है उतनी ही शादी बढ़िया चलेगी, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। क्योंकि अगर आप हर छोटी बात पर लड़ने बैठोगे तो बेटा आपकी शादी कभी नहीं टिक सकती। इसलिए तुम लोग भी फ्यूचर में शादी करो तो जितना तुम खुद कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, सॉरी बोल सकते हो, उतने की भाई प्रैक्टिस कर लो अभी से। उसके अलावा अगर हम यहाँ से लर्निंग देखें तो हमें ये मिलती है, हमें अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे नहीं झगड़ना चाहिए, हमेशा माफ़ करो और भूल जाओ, इस पॉलिसी को अपनाओ, फॉरगिव एंड फॉरगेट, ठीक है, ये वाला काम करना चाहिए।
और देखो किसी भी लड़ाई को आसान करना तो बहुत छोटी चीज़ होती है, लेकिन फिर उसको एंड करना काफ़ी मुश्किल होता है और उससे काफ़ी दोनों का लॉस भी होता है पर्सन्स का, ठीक है। अगर हम कैरेक्टर स्केचेस की बात करें तो हम बात करते हैं पहले इवान वैसेलोविच लोमोव के बारे में। देखो इवान की क्या क्या क्वालिटीज़ है, वो बैठे तो बेटा ईगोइस्टिक है, थोड़ा घमंडी है, उसके अलावा क्वेरलसम यानी झगड़ालू है, उसके अलावा उसे नर्वस अटैक्स आते हैं, मतलब पेल्पिटेशंस बढ़ जाती है, एकदम हार्ट बीट बढ़ जाती है। उसके अलावा वो जो नटालिया से शादी करना चाहता है, ये जानते हुए भी कि वो ज़्यादा सुंदर नहीं है, बस ठीक है होशियार है, तो ये चीज़ ये शो करती है कि वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी एज भी 35 है, तो मेरे को कैसी लड़की मिल सकती है, मतलब वो सही, उसका जो माइंडसेट है वो ठीक है, एकदम प्रैक्टिकल सोच है उसकी। अब अगर हम बात करें बेटा अपनी नटालिया के बारे में, तो देखो नटालिया एक्सीलेंट हाउसकीपर है, सुंदर ज़्यादा है नहीं, पर उसके अलावा झगड़ालू वो भी है, ईगोइस्टिक वो भी है, ठीक है, और वो हार्श वर्ड्स का यूज़ करती है, यानी बहुत बुरा भला उसने कहा था लोमोव को, जितना लोमोव ने उसको नहीं कहा, ठीक है। और उसके अलावा हम बात करें अगर अगले कैरेक्टर जो कि इनके पिताजी हैं, इनका नाम है चुबुकोव, तो बेटा चुबुकोव जी जो है वो थोड़े राउडी बनते हैं, उन्हें छोटी छोटी बात का बड़ा ज़्यादा घमंड है, प्राइड है, ठीक है। उसके अलावा देखा जाए तो वो एक मनी माइंडेड आदमी है, मतलब वो बेटा अपनी बेटी की शादी इवान से क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी पैसे वाला है, वो भी पैसे वाले हैं, प्रैक्टिकल भी है, उसी के साथ साथ वो भाई ये चीज़ भी शो करती है। उसके अलावा झगड़ालू तो है, क्वारलसम है। तो बेटा इसी के साथ ही अपना चैप्टर खत्म होता है, ये बुक खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ तुमको समझ आया होगा यार, कोई भी डाउट हो यहाँ पर कमेंट में पूछ लो, बढ़िया तरीके से बेटा बता देंगे। तब तक के लिए टाटा बट बाय, सी यू, जय बोलेगी बच्चा बाटी। हेलो बच्चों, तो आप सभी कैसे हो यार। जानता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और तुम लोग परेशान होंगे मैडम राइट से फर्स्ट चैप्टर के लिए। अगर हो तो यहाँ पर 5 मिनट में उसकी समरी समझेंगे, पूरा चैप्टर के एक एक डिटेल को समझ लेंगे। यहाँ पर तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वीडियो लाया है, फटाफट से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो ये कहानी आधारित है एक 8 साल की लड़की जिसका नाम है वल्लियमाई, उसके ऊपर। असल में उसके नेबरहुड में उसकी एज का कोई भी बच्चा नहीं होता, तो बस वो घर के बाहर खड़े होकर देखती रहती थी कि सड़क पर क्या हो रहा है। और उसी में उसको सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो लगती थी वो ये थी कि उसके विलेज में एक टाउन से बस आती थी और फिर विलेज से वो बस वापस टाउन जाती थी। तो उस बस में जो लोग आते थे ना, बार बार उन्हें देखकर वल्ली को बड़ा अच्छा लगता था, ठीक है। वो उसके लिए उतना इंजॉयबल था कि जितना किसी बच्चे के लिए कोई बहुत बड़ा गेम खेलना हो। अब यहाँ पर फिर क्या होता है, वल्ली धीरे धीरे बस को देखती रहती है, फिर उसके दिमाग में भी हो जाता है कि मुझे भी बस में राइड करनी है। तो उसके लिए फिर भाई वो अपना पैसे इकट्ठा शुरू करती है, लोगों से पूछना शुरू करती है कि कहाँ से बस जाती है, कैसे क्या है, जर्नी की पूरी डिटेल्स मांगती है कि 45 मिनट की राइड है, 30 पैसा लगेगा वन तरफ से। तो मतलब वल्ली एकदम भाई, एक 8 साल की बच्ची इतनी समझदारी दिखाती है, तो उससे क्या पता चलता है हमें कि वल्ली कितनी गुड प्लानर है, ठीक है। देन उसके बाद वो अब शुरू हो जाती है पैसे बचाने की तरफ, कि उसे पैसे बचाने होते क्योंकि उसने 1 रुपया सेव करना था जाने और आने दोनों के लिए, जो कि उस समय में काफ़ी बड़ी बात हुआ करती थी। फिर जब वो पैसे सेव कर लेती है तो फिर एक स्प्रिंग मौसम में एक दिन वो अपने घर से निकल जाती है दोपहर में, जब उसकी बस उसके विलेज में आई होती है टाउन तक जाने के लिए। तो फिर वो बस को रोकती है और वहाँ से जो कंडक्टर था वो बस का बाहर निकल के देखता है, तो वल्ली उसे कहती है रुको भाई मुझे ही बस में आना है। देन फिर वल्ली बस में चढ़ जाती है और वहाँ पर अगर कंडक्टर उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है हाथ देकर, तो वल्ली मना कर देती है, वो कहती है मैं खुद से कर लूंगी। तो वल्ली, इससे हमें क्या पता चलता है कि वो काफ़ी सेल्फ डिपेंडेंट थी और सेल्फ रिलियंट थी, ठीक है। फिर वो अपना जो कंडक्टर था वो बच्ची को बार बार मैडम मैडम कह के ट्रीट करता है, क्योंकि वो थोड़ा मजाकिया नेचर का था, वो कहते हैं ना जॉली नेचर के लोग होते हैं, वैसा था वो। लेकिन फिर वल्ली भी वापस अपने बस में चली जाती है, वो ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखती है। अब वो तो आती है भाई मज़े लेने, नज़ारे देखने। तो फिर वो बस की सीट पर बैठती है और जो बस थी बेटा वो एकदम नई थी, एकदम उस पर व्हाइट और ग्रीन कलर का पेंट हो रहा था बाहर से, अंदर से भी वो बस काफ़ी चमक रही थी और उस पर एक सामने ब्यूटीफुल क्लॉक भी लगी हुई थी। बाकी सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल और लग्जरियस थी। तो फिर वल्ली बैठ जाती है सीट पर। अब जब वो बैठती है तो उसे लगता है कि यार वो विंडो से बाहर नहीं देख पा रही, क्योंकि उसका व्यू कट रहा है एक कैनवास से। तो फिर वो खड़ी हो जाती है सीट पर और बाहर देखने लगती है। बाहर उसे बढ़िया कैनाल दिखाई देता है, ग्रीन ग्रीन ग्रासलैंड्स हैं, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट है, सब कुछ दिखाई देता है वहाँ पर। फिर वो सब देख के वो बड़ी खुश होती है। लेकिन उसके बाद एक बड़े अंकल उससे कहते हैं कि बेटा खड़े क्यों, बैठ जाओ। तो वल्ली उनसे कहती है भाई कौन बेटा है यहाँ पर, सबने अपने 30-30 पैसे दिए हैं, मैं भी एक बड़ी लड़की हूँ। तो फिर वो कंडक्टर कहता है मजाक में, अरे साहब आपको पता नहीं है, तो बहुत बड़ी मैडम है। मतलब वल्ली थोड़ी क्या कहते हैं, ज़्यादा किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहती थी, पर वो जो कह रहे थे वो उसके अच्छे के लिए था। देखो क्योंकि अगर वो खड़ी रहती वल्ली, तो फिर अगर कोई शार्प टर्न आता बस में या एकदम ब्रेक मारते या टक्कर होती बस की, तो वो गिर जाती, तो जैसे उसे चोट लग सकती थी। तो फिर बाद में कंडक्टर उसे प्यार से समझाता कि देखो अगर तुमने अपने 30 पैसे दिए ही हैं तो फिर बैठ के सफ़र करो ना, खड़े खड़े क्यों कर रही हो, तुमने पैसे तो दे दिए पूरे, तो आराम से सफ़र करो। फिर उसके बाद बस में और लोगों की एंट्री होती है, तो उसमें क्या होता है कि एक आंटी वल्ली के बगल में आकर बैठ जाती हैं। अब वो आंटी थोड़ी अपीयरेंस उनकी खतरनाक सी होती है, जैसे उनके कान के छेद
सफ़ेद बड़े बड़े होते हैं और उनमें वो अगली से ईयरिंग्स पहनी थी और वो गुटखा चबा रही होती हैं। कौन सा? बोलो तुम आगे से ही वाला। अब वल्ली को ये डर होता है कहीं ये गुटखा मेरे ऊपर ना पीप कर दे, तो इसलिए फिर वो उनसे थोड़ा बात करना पसंद नहीं करती है वल्ली। लेकिन तब भी आंटी उससे कहती है कि तुम इतनी छोटी हो, जब भी अकेले आ गई हो तो और तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें एड्रेस एड्रेस पता है कुछ भी? तो वल्ली कहती है भाई मुझे सब पता है, आप मेरी टेंशन ना लो, मैं पहुँच जाऊँगी। ठीक है। तो फिर जब भी वो आंटी कंडक्टर से बात करती है कि देखो इतने छोटे बच्चों को क्या अकेले ट्रैवल करना चाहिए, ये वो अटरम झटरम, पर वल्ली उनको इग्नोर करके बाहर विंडो की तरफ देखने लगती है। फिर अब भाई देखो, अब थोड़ी बात कर लेते हैं वल्ली के जर्नी को कल शुरू करने के लिए मेहनत के बारे में। भाई देखो वल्ली ने बहुत मेहनत करी। उसको बेटा पता है टॉफ़ी चॉकलेट खानी थी, विलेज में मेला लगा था, उसको उसमें झूला झूलना था, वो सब चीज़ें उसने नहीं करी। क्यों? क्योंकि उसे पैसे बचाने थे अपनी बस की जर्नी के लिए, तो उसने काफ़ी मेहनत से पैसे बचाए। इससे हमें क्या पता चलता है कि वल्ली बहुत सेक्रीफाइसिंग लड़की थी। और फिर जब उसने पैसे बचा लिए तो उसके सामने दूसरी दिक्कत थी क्या, कि अपने माँ बाप को बिना बताए वो घर से बाहर निकल सके। तो फिर उसके लिए उसने आराम से मैनेज कर लिया, क्योंकि दोपहर में उसकी माँ सो जाती थी उन 3-4 घंटे, तो उसी समय वो बाहर आ गई और वो बस से चली भी गई। फिर बस के बारे में हमें बताया जाता है कि कुछ सीन्स पड़ते हैं बढ़िया बढ़िया रास्ते में, कि एक तरफ तो सूखे ग्रासलैंड पड़ते हैं, उसके बाद एक छोटा सा गांव पड़ता है जहाँ पर थोड़ी सी शॉप्स हैं। देन उसके बाद ऐसा वल्ली को लगता है कि जो भी बस के आगे व्हीकल चलता है बस उसे खा लेती है, क्योंकि बच्चे की इमेजिनेशन है कि कोई बस बहुत तेज चलती है और बड़ी भी होती है और बाकी के व्हीकल्स उसके सामने छोटे लगते हैं। तो जब वो अपोजिट साइड से बस की तरफ आते हैं तो ऐसा लगता है बस ने उन्हें खा लिया। फिर वल्ली को बड़ा मजा आता है देखकर एक गाय को, ये जो आपको दिख रही है, अपनी पूंछ ऊपर करके बस के बगल से दौड़ती है एकदम तेजी से। और फिर जब अगर बस का ड्राइवर हॉर्न बजाता भी है तो ये काव और डरती है, मतलब और तेज दौड़ती है। तो पता नहीं वल्ली को देखकर ये बहुत बड़ा मजा आता है, वो हंसती भी है। और फिर कंडक्टर से कहता है कि मैडम बहुत असली, कुछ कल के लिए भी बचा के रख लो। ठीक है। फिर जब काव चली जाती है तो उसके बाद वो लोग रेल रोड क्रॉसिंग पे रुकते हैं, यानी कि ट्रेन के फाटक पे। तो जब ट्रेन निकलती है तो जब भी वल्ली को मजा आता है एकदम, उसने पूरा ट्रेन की आवाज ने बस को हिला दिया। फिर उसके बाद भाई वल्ली वहां से होकर जाती है एक अपने बाजार में जाकर बस रुक जाती है। वहां पर कई सारे कपड़ों के स्टॉल थे और कई सारी चीजें बिक रही थी, बहुत ज्यादा क्राउड था। अब वहां पे उतरना होता है लोगों को और दूसरे पैसेंजर्स को चढ़ना होता है। तो वल्ली तो बैठी रहती है, कंडक्टर से पूछता है मैडम तुम भी उतरो, तो वल्ली कहती है नहीं भाई मैं तो बैठी रहूंगी, मुझे ये लो 30 पैसे टिकट दो, मैं वापस घर यही सी बस से जाऊंगी। तो कंडक्टर कहता है कोई बात है क्या? वल्ली कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस राइड लेने आई थी। तो कंडक्टर से कहता है कि जाओ तुम्हें कोल्ड ड्रिंक तो पी लो बाहर जाके। तो वल्ली कहती है नहीं भाई मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं पीऊँ। तो कंडक्टर कहता है मैं पैसे दे दूंगा, मेरी तरफ से ट्रीट समझ के पी लेना। पर वल्ली जब भी मना कर देती है। अब देखो अगर एक बच्चे से उसकी मन की चीज़ पूछी जाए, जब भी वो मना कर दे तो यार यानी वो कितना बेटा सेल्फ रेस्पेक्ट वाला है और उसी एक गुड मैनर है उसके अंदर। ठीक है। वो अपने पैसों को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करती थी। तो फिर बाद में थोड़े पैसेंजर्स बस में बैठते हैं और वल्ली वापस से बस अपने विलेज की तरफ चल देती है बस से। अब वल्ली ना बिल्कुल भी बोर नहीं होती है उन नज़ारों को दोबारा देखने में, क्योंकि यार उसे तो बहुत मज़ा आ रहा होता है वो सीन्स दोबारा देखने में। लेकिन उसी समय रास्ते में आती है वो काव जो भी भागती हुई जा रही थी बेटा, उसका किसी हाई मूविंग व्हीकल से क्या होता है एक्सीडेंट हो गया होता है। तो वो एकदम मरी हुई पड़ी होती है, उसकी आंखें खुली होती हैं, खून निकल रहा होता है एकदम, वो बड़ी बुरी हालत में वहाँ पर पड़ी होती है। तो ये देखकर वल्ली को काफ़ी दुख होता है कि अभी एक पल पहले जो इंसान इतना मतलब जो एनिमल इतना खुशी से दौड़ रहा था वो अब ऐसा पड़ा हुआ है, जिससे कि बेटा उसका सारा उत्साह खत्म हो जाता है। फिर अपनी सीट पर बैठकर वो एकदम चिपक कर घर तक आ जाती है। अब भाई घर पर आने के बाद उसकी मम्मी देखा कि उठ चुकी थी और उसकी एक आंटी भी आ गई थी वहाँ पे। वो दोनों आपस में बात कर रही होती हैं। उसकी जो आंटी थी वो बड़ी ही बतौड़ी थी, एक तरीके से चैटर बॉक्स थी। तो फिर उसकी आंटी उससे पूछती है तुम कहाँ गई थी, क्या था? तो वल्ली कुछ नहीं कहती, बस एक स्माइल कर देती है। उसकी मम्मी भी वल्ली से कुछ नहीं कहती हैं। लेकिन फिर वल्ली की मम्मी उसकी आंटी से कह रही होती हैं कि यार हमें कैसे पता चल सकता है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, कई चीज़ें हमारी नॉलेज के बिना भी हो जाती हैं, और अगर हमें पता भी चल जाएगा तो कभी कभार हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, है ना? सही कह रही हूँ मैं? तो फिर वल्ली यहाँ पे रिप्लाई देती है हाँ मम्मी आप सही कह रहे हो कि हमें नहीं पता चलता दुनिया में क्या क्या हो रहा है और सब कुछ हमारी नॉलेज से का नहीं होता, कुछ चीज़ें हमें अनजाने में ही होती हैं। मतलब वल्ली को थोड़ी ना पता था कि उस गाय का एक्सीडेंट हो जाएगा, पर तब भी हो गई ना वो चीज़, तो वल्ली उस बात पर यस कहती है। तो फिर यहाँ पर उसकी आंटी कहती है अरे देखो तो ये लड़की हमारी बातों में कैसे दिमाग अपना नाक लगाए बैठी है कि हम बोलने को तैयार हो, जैसे ये भी कोई अम्मा बन गई हो अभी से। पर यहाँ से पता चलता है कि वल्ली अब समझ गई थी कि भाई हमें हर चीज़ नहीं पता हो सकती जो दुनिया में होनी है, और अगर हमें पता भी होगा तो बेटा हम क्या कर लेंगे, कुछ चीज़ों को तो हम समझ भी नहीं पाते हैं हमें क्या करना है। ठीक है। और इसी के साथ ही स्टोरी एंड हो जाती है बस वल्ली की एक स्माइल के साथ। पर वल्ली सीधे सीधे बात मम्मी से नहीं कहती है कि मैं अभी ऐसे गई थी, मैंने गाय का एक्सीडेंट देखा। वो तो बस ओ यस कर देती है। इसका मतलब सिर्फ वो जानती थी वल्ली, और कोई नहीं, ना उसकी माँ ना उसकी आंटी। ठीक है। क्योंकि उसकी आंटी ने जब उसे टोका कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तो वल्ली कहती मैं तो बस आपकी हाँ में हाँ मिला रही थी क्योंकि आप लोगों ने ऐसे कहा, तो मैंने कहा हाँ भाई ये सही बात है बस।
अब देखो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। पहली बात तो बेटा ये कि कभी भी हमें अपनी नॉलेज के संग सेटिस्फाइड नहीं रहना चाहिए। ज्ञान जितना बटोर सकते हो उतना बटोरो। वल्ली को क्या था, स्ट्रीट पर खड़ी रहती थी, कई सारे एक्सपीरियंस होते थे उसे, उससे बहुत सीख मिलती थी। अब देखो तुम ही ना कि वो कितनी तेज थी, उसने क्वेश्चंस पूछ के सब कुछ डिटेल्स भी पता कर ली और फिर पैसे भी जोड़ लिए, सब कुछ कर लिया। दूसरी चीज़ बेटा कि हमें अगले पल का पता नहीं होता है। जहाँ पर जीवन जब किसी को मिलता है तो वो बहुत खुशी की बात होती है, जॉयफुल होती है, लाइफ हमारी बहुत हैप्पीनेस लेकर आती है। लेकिन जो डेथ है वो सॉरोफुल भी होती है। पर एक इंसान को दोनों ही फेस करनी पड़ती है, इसलिए दोनों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। उसके अलावा बेटा एज कभी भी बैरियर नहीं होता है चीज़ों को सीखने के लिए, क्योंकि आप ही देखो वल्ली ने कितनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बात सीख ली कि भाई हमें सब कुछ नहीं पता हो सकता जो हमारी सराउंडिंग्स में हो रहा है, ना ही हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और लाइफ अगर खुशी वाली चीज़ है तो डेथ सॉरोफुल भी है। तो ये सब वल्ली ने इतनी छोटी सी उम्र में सीख लिया। यही थी बेटा इस चैप्टर की लर्निंग। और बाकी ये जो इसका टाइटल है मैडम राइड्स द बस, मैडम राइड्स द बस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वल्ली को कंपेयर किया गया है यार एक मैडम से। उसकी सोच एकदम एक बड़ी वुमेन की तरह हो जाती है, क्योंकि जब वो कहती है कि हाँ भाई मम्मी के संग वो एग्री करती है, इसलिए बेटा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी चैप्टर की ऐसी वीडियो चाहिए तो बता देना। हेलो भाई लोगों, तुम सभी का वेलकम है यार एक बिल्कुल ही नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं तुम्हें समरी बताने वाला हूँ चैप्टर द सर्मन एट बनारस की। तो यार देखो ये बहुत बड़े चैप्टर है जिसमें हमें गौतम बुद्ध जी ने एक ऐसे दुख के बारे में बताया है जिससे इंसान कभी भी उभर नहीं पाते हैं। वो दुख क्या है, किसी की मौत का दुख। तो यहाँ पर उन्होंने हमें एक एग्जाम्पल देकर उस चीज़ को समझाया है। तो फटाफट से शुरू करते हैं शुरू से। तो पहले तुम्हें गौतम बुद्ध जी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि इनका पहले का नाम था सिद्धार्थ गौतम, और ये बड़े बढ़िया प्रिंसेस कह रहा हूँ मैं, प्रिंस थे। ठीक है, और 12 साल की उम्र में इन्हें भेज दिया था इनके पिताजी ने गुरुकुल में वेद पुराण धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए। उसके बाद ये वहाँ से 4 साल बाद लौट आते हैं, एक प्रिंसेस से शादी कर लेते हैं, और फिर 10 साल तक ये बेटा बढ़िया अपने राजकुमार के संग इनका एक बेटा हो जाता है, जो एक बढ़िया राष्ट्रीय जिंदगी जीते हैं। लेकिन फिर एक दिन जब ये शिकार पे जाते हैं तो फिर वहाँ पर क्या देखते हैं, इनके रास्ते में एक बूढ़ा आदमी पड़ता है, एक क्या कहते हैं भिखारी पड़ता है, एक बीमार आदमी पड़ता है, और एक चिता जलती हुई पड़ती है। तो अभी ये क्या थे, राजकुमार थे। इन्होंने दुनिया के दुखों को नहीं देखा था कि दुनिया में कितने सारे गम होते हैं, कोई इंसान किसी बात से परेशान है, कोई किसी से। ये तो राजकुमार थे, इनके पास तो सारे सुख थे। तो फिर जब इतने सारे दुखों को देखते हैं तो ये एकदम शॉक हो जाते हैं कि यार दुनिया ये सब है, तो मतलब मेरा जीवन किस लिए है, जीवन का क्या मतलब होता है। ये फिर वो चीज़ को समझने के लिए बेटा एनलाइटनमेंट गेन करने के लिए अपने घर से निकल जाते हैं। एनलाइटनमेंट गेन करना मतलब एक धार्मिक जो स्पिरिचुअल नॉलेज होती है ना, वो गेन करने के लिए। जैसे आपने सुना होगा कि महाराज जी को सब ज्ञान है कि मोक्ष क्या है बेटा, जीवन का सत्य क्या है, भगवान को भजना चाहिए। तो वो सब बातें समझने के लिए अपने घर बार सबको छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। और फिर ये 7 साल तक भटकते रहते हैं, इधर उधर भ्रमण करते हैं, अपने नए नए एक्सपीरियंसेस से बातें सीखते हैं। फिर उसके बाद ये एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, जहाँ पर जब तक बैठे रहते हैं तब तक इन्हें एनलाइटमेंट नहीं आता। एनलाइटमेंट इन्हें आता है पीपल के पेड़ के बैठने के 7 दिन बाद। फिर ये एनलाइटेंड हो जाते हैं। तो अब जो इन्होंने सीखा, जो समझा, उसको ये लोगों को समझाना शुरू कर देते हैं। तभी इनका नाम क्या पड़ जाता है, बुद्धा पड़ जाता है। सिद्धार्थ गौतम से क्या बन जाते हैं, बुद्धा। बुद्धा मतलब होता है वो इंसान जिसको असली ज्ञान है, यानी धर्म की नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है। ठीक है, फिर इन्होंने अपना पहला जो उपदेश था, सरमन था, वो कहाँ डिलीवर किया था, वो बनारस में डिलीवर किया था, गंगा के किनारे। और वो उसी दुख के ऊपर था कि आदमी जो मौत का दुख होता है ना, वहाँ पर रोता है, उससे उभर नहीं पाता है, उसके ऊपर। तो इसमें कहानी क्या है भाई कि एक कीसा गौतमी नाम की औरत है, उनका एक बेटा था अकेला, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो फिर उस दुख में वो औरत पागल हो जाती है बेटा। वो इधर उधर घरों में जाती हैं, देखती हैं, लोगों से, अपने नेबर से कहती है कि मेरा बेटा के लिए कोई दवाई दे दो, जबकि बेटा मर चुका था। ठीक है, तो फिर एक आदमी उनसे कहता है कि मैं तुम्हें दवाई तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं एक ऐसे आदमी को जरूर जानता हूँ जो तुम्हें कुछ सही राय दे सके। वो कहता है तुम बुद्धा जी के पास जाओ। तो फिर कीसा गौतमी जी बुद्धा जी के पास आती हैं। बुद्धा जी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें सही तो कर दूंगा इनको बेटे को, लेकिन तुम मुझे एक मुट्ठी सरसों की सीड ला के दो। ये सुनकर औरत बहुत खुश, लेकिन फिर वो एक शर्त भी ऐड करते हैं कि तुम ऐसे घर से बीज लाना कि जहाँ पर किसी की भी दुख नहीं, किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो, ना किसी बेटे ने अपना बाप खोया हो, ना बाप ने बेटा, बहू, बच्चा, फ्रेंड, किसी की डेथ नहीं हुई हो किसी घर में। ऐसे घर से तुम मुझे सीड ला कर देना। तो फिर भाई कीसा गौतमी जी मतलब निराश हो जाती हैं। वो हर घर में जाती हैं, उन्हें मस्टर्ड सीड तो हर कोई देने को तैयार होता है, पर सब कहते हैं भाई हमारे घर में तो ये मरा है, वो मरा है। ठीक है, जो लोग जी रहे हैं उनका नंबर कम है, मरने वालों की संख्या ज़्यादा है, हमें हमारे बुरे वक्तों की याद मत दिलाओ। ऐसा लोग कहकर कीसा गौतमी को लौट डाल देते हैं। अब बेचारी कीसा गौतमी रात में सड़क किनारे बैठी होती हैं। तो फिर वो स्ट्रीट लाइट्स को ध्यान से देखती हैं। वो क्या देखती हैं कि भाई पहले लाइट जलती हैं, फिर एंड में फड़फड़ाती हैं और एंड में बुझ जाती हैं बिल्कुल, और फिर रात का काला अंधेरा छा जाता है। इससे उन्हें समझ आता है कि यार ऐसे ही तो हम इंसानों की किस्मत है, पहले हमारा जन्म होगा, फिर हम बुढ़ापे
बुढ़ापे तक पहुंचेंगे और फिर बेटा एंड में हमारी डेथ ही होनी होती है। डेथ तो सभी के लिए सेम है, किसी आदमी को क्या कोई अलग चीज़ थोड़ी ना हो रही है, बल्कि ये दुनिया ही बेटा दुखों से भरी हुई है। हाँ, अगर आपको इन दुखों से अलग होना है तो बेटा सिर्फ इस एक ही रास्ता है कि आप जो भी मोह त्याग है उन सभी को छोड़ दो, सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अपना मन हटा लो, सिर्फ बेटा ऊपर वाले में मन लगाओ, धर्म की बातें करो, वो समझो कि जो आया है इस दुनिया में उसको तो जाना ही है। तो फिर बुद्धा जी कहते हैं कि जो लोग इस दुनिया में आए हैं उन्हें मॉर्टल्स कहते हैं, उनका तो भाई मरना निश्चित है, उनकी ज़िंदगी छोटी सी होती है जिसमें तकलीफ भी होती है, दर्द भी होता है, सब कुछ है, ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि भाई ना ही दुख करके ना ही कुछ करके हम किसी को बचा सकते हैं, जब भी हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारा मरना तो निश्चित है। जैसे कि एक जब फल होता है वो पेड़ पर पक जाता है तो वो गिरता है ना, ऐसे ही हम इंसान हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं तो मरते हैं। जैसे एक मिट्टी का घड़ा होता है वो बनता है तो फिर एक ना एक दिन तो उसको टूटना ही होता है, ऐसे हम इंसानों की ज़िंदगी है, जब हम पैदा होते हैं तो उससे एक ना एक दिन तो निश्चित होती है हमारी मृत्यु भी होगी। अब चाहे आप बेवकूफ़ हो या होशियार हो, चाहे आप राजा हो या गरीब हो, मरना तो सभी के लिए सेम है, ठीक है। और भाई कोई भी आज तक अपने रिश्तेदारों को नहीं बचा पाया, ना बाप अपने बेटे को बचा पाया। हम लोगों को भी एक दिन मौत को गले लगाना पड़ता है, जैसे बेटा बैल कटने जाते हैं, ठीक है, कट्टी खाने में, ऐसे ही हमें भी भाई एक दिन मरना पड़ता है। इसलिए भाई दुनिया एकदम दुख से भरी हुई है। अब होशियार आदमी वही होता है जो उस पर दुख नहीं जताता है या रोता नहीं है, क्योंकि ना रोने से ना धोने से मरा हुआ इंसान वापस आ जाएगा, बल्कि हमारे शरीर को ही और दुख होगा, हमारी तबीयत खराब हो सकती है, हमें और प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए बेटा असली समझदार वही है जो ये सच को समझ लेगा कि जो इस दुनिया में आया है उसको जाना ही है, और अपने दिल से वो इस दुख के एरो को निकाल लेगा, तीर को हटा देगा, तो वही आदमी फिर अपने मन की शांति ले सकता है, या वही आदमी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, जो आदमी अपने सारे दुखों से ओवरकम कर देगा, यानी उन दुखों से आगे निकल आएगा कि भाई ऐसा तो होना ही था, और वही बेटा आराम से जीवन भी जी सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर की समरी समझ आई होगी। बाकी मैंने एक डिटेल लेक्चर डाला है, उसमें इसकी लर्निंग और थीम दोनों लिखी हुई है, वहाँ से आप जाके देख लेना बच्चों। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय भोले की।